हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर को हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं और ऐसे भी होली बीतने के बाद ये हमारा पहला क्लास होगा, क्योंकि होली के छुट्टी में काफ़ी हम लोग लंबा समय भी वेट भी किए हैं ना। और ऐसे भी देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा ये पर्व रंगों का त्यौहार जो है बड़ा हमारे जीवन में एक उमंग लेके आता है। तो चलिए, हम लोग काफ़ी अच्छा से एंजॉय भी किए होंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी का ये होली का जो पर्व त्यौहार रहा बहुत अच्छा बीता होगा। तो अब हम लोग शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि भाई अब उतना दिनों तक हम लोग एंजॉय किए तो अपने सफ़र पे भी तो चलना है ना, अपने मंजिल की तरफ भी तो चलनी है। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हमारा लेक्चर 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग करेंगे परिचय। और क्या चीज़ का परिचय होगा भाई, इसके नाम में ही देख रहे हैं ना क्या क्या चीज़ें छुपा हुआ है। एक तो पहले छुपा है विद्युत क्या है, फिर आवेश और उसके बाद यहाँ पर क्षेत्र। इस चैप्टर में 3 ऐसे नाम हमारे सामने आ रहे हैं जो कि लग रहा है कि भाई ये अजीब अजीब तरह के नाम हैं। तो हम लोग एक एक चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, बेसिकली समझेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो उसको और ज़्यादा गहराई में भी चले जाएंगे, है ना। मेन है कि भाई हम लोगों को ऐसे पढ़ना होगा कि हमारा कहानी भी अच्छे से चले, हमें अच्छा से जानकारी भी हो और अपने हम मंजिल को भी देखते चलेंगे, है ना। नहीं तो ये सब अथाह दुनिया है, साइंस की दुनिया तो आप जानते भी हैं, और वो भी फिजिक्स। तो फिजिक्स की तो बात ही क्या करना है, ये तो हमारे सभी विषयों का जड़ ही है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा हम लोग समय वेट ना करें। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि चैप्टर के नाम क्या है जी सर? तो ये है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। इसे हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज कहिए। तो सबसे पहले हमारे मन में जाना चाहिए कि सर ये विद्युत क्या है, यानी यहाँ पर तो वैद्युत लिखा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे विद्युत भी कह सकते हैं। थोड़ा सा गला पता ना क्यों फंस रहा है। तो ये शब्द हम लोग कहीं ना कहीं देखे हैं क्या? हमको तो भाई विद्युत जैसे शब्द, कभी किसी को अगर विद्युत छू जाए बाय मिस्टेक, आप लोग को भी हमको भी कभी कभी ना छुआ होगा ना, तो बड़ा बुझाता है कि नहीं। और ये विद्युत कई तरह से हमें देखने को भी मिलेगा जीवन में। ऐसे ये दिखती तो है नहीं, इसका प्रभाव दिखता है, और ये हमें टच कर जाए तो बहुत कुछ अजीब दिखा देता है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करें कि भाई साहब विद्युत यानी ये वैद्युत जो शब्द है ये क्या है। तो आइए थोड़ी सी इसको हम इसकी चलते हैं बैकग्राउंड में, इसके पीछे की कहानी में। तो ये है कहानी विद्युत से, आप इसको विद्युत भी कहें या वैद्युत भी कहें, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। और अंग्रेजी में इसका नाम आया इलेक्ट्रिसिटी। ये नाम अपने आप में बहुत खास हो गया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है सर? तो ये जो है ना विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहें तो ये भौतिकी की एक शाखा है। जो हमारा विद्युत शब्द आया या वैद्युत शब्द आया, ये क्या है सर? तो ये भौतिकी की एक शाखा है। अब सखी वो दोस्त सहेली वाली बात मत समझिए, जैसे लड़कियों को नहीं होती हैं सहेली सखी, तो हम उधर नहीं जाना चाहेंगे। ये एक उसकी ब्रांच हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स जो है ये हमारा नेचर में होने वाली घटनाओं का अध्ययन है। इसमें मैटर, एनर्जी, इन सब का अध्ययन करते हैं हम लोग। तो फिजिक्स के अंदर भी हमारे कई अलग अलग भाग हैं, जैसे साउंड का, प्रकाश का, इलेक्ट्रिक का। तो उसी में से ये हमारी कहानी बनी है कि जो विद्युत है ये भौतिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं पर आवेश की उत्पत्ति, मतलब कोई वस्तु है तो उस पर आवेश की उत्पत्ति, साथ में आवेश का संचरण माने आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है। अब सर ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये जो हमारा विद्युत है ये भौतिकी की शाखा है, और इस शाखा के अंदर जो हम लोग
पढ़ते होंगे। वो क्या पढ़ते हैं सर? तो ये वस्तुओं पर आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, हम लोग इसके पढ़ाई करेंगे। मतलब अगर मेरे पास ये वस्तु है तो इस पर चार्ज कैसे आ गया। हमारे अंदर जो मोबाइल है, उस मोबाइल, हमारे अंदर नहीं, मैंने हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी है उसमें चार्ज कैसे आ गया, उस पर हमें भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं विद्युत में लेके जाएगा। साथ में कह रहा है कि आवेश जब भाई उत्पन्न हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आते जाते भी होंगे, संचरण भी करते होंगे। तो इन संबंधित जो भी घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या है भाई, ये विद्युत है। अभी ध्यान रखना है कि विद्युत का मतलब क्या हुआ, वो विद्युत धारा नहीं, ये विद्युत जो शब्द आया था अभी हम इस पर चर्चा किए, इलेक्ट्रिसिटी पर। हम लोगों के सामने जब ये शब्द आ जाए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ये हमारा एक भौतिकी की शाखा है और इस शाखा के अंदर हम क्या पढ़ते होंगे, तो वस्तु पर आवेश कैसे उत्पन्न हो गया, ये आवेश कैसे संचरण करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे होंगे, इन्हीं की पढ़ाई हमें करना होगा। और यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है जो देख रहे ना, टक्कर हो रहा है तो कितना एकदम बिजली की तरह ऐसा कहानी बन रहा है। तो यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि सर सही है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसकी कहानी को और आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोगों को भाई पहुँचना है आवेश तक, और आवेश तक ले जाने का यही मार्ग है। जब इस मार्ग पर चलते जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग आवेश के पास पहुँचेंगे। जब आवेश के पास पहुँचेंगे तो जाके क्षेत्र पर पहुँचेंगे। अभी हमें विद्युत, आवेश, क्षेत्र, तो भैया पहले विद्युत को तो समझें। तो विद्युत का जो विभाग रहा है खुद में, ये खुद में अपने आप में कहना कि एक बड़ा नाम आ गया था, एक गहरा बात कह दी हम लोग, विद्युत कह दिए। तो अगर किसी ने विद्युत को हाथ लगाया तो समझिए कि इन लोगों तक पहुँच बैठा दिया, मैंने यहाँ तक अपनी खबर दे दिया। तो विद्युत को पढ़ने के लिए क्या किया गया, इसे तोड़ दिया गया दो भागों में, जिसमें एक भाग का नाम हुआ क्या, स्थिर वैद्युत की। शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, या जो लोग भी पहले से पढ़े होंगे, या मतलब कोई हो सकता है सुने भी होंगे। अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी दो भागों में डिवाइड हो गई, जिसमें एक का नाम हो गया स्थिर वैद्युत की या स्थिर वैद्युत की, जो भी आप कहें, और दूसरा हमारा क्या है सर, धारा वैद्युत की, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा इलेक्ट्रिसिटी दो भागों में डिवाइड हो गई, जिसमें से एक का नाम इधर आप देख ही रहे हैं और इधर ये बढ़ ही गया, माने एगो स्थिर और एगो धारा। मतलब भैया ये दो लोग में चलेगा ना, एक कह रहा है कि हम स्थिर रहेंगे और एक कह रहा है कि हम बहेंगे धारा की तरह। दोनों की जिंदगी अलग अलग, लेकिन दोनों की उत्पत्ति कहाँ से भैया, तो एक ही पिता है इनके, और ये पिता का नाम क्या है सर जी, विद्युत। लेकिन दोनों का रास्ता जिंदगी का क्या हो गया, अलग अलग हो गया। समझ रहे हैं ना, ऐसा अक्सर हमें देखने को भी मिलेगा अपने दैनिक जीवन में भी। एक ही घर के दो पुत्र हैं, दोनों की कहानी अलग अलग बन जाती है कि नहीं ऐसा। तो इसमें क्या पढ़ाई लिखाई करते होंगे, तो इसी में हमारा ये चैप्टर का नाम आया कि इसी में हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ते हैं। देख रहे ना, इसकी गहरी राज यहाँ छुपा हुआ था। इसी में हम विद्युत विभव और धारिता का भी पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे आगे इन सब की जानकारी हो भी जाएगी, जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। जो पढ़ लिए होंगे थोड़ा बहुत तो उनको तो ये पता ही होगा। धारा विद्युत यानी धारा वैद्युत की में विद्युत धारा की पढ़ाई करेंगे। और भी कुछ चैप्टर हैं जैसे गतिमान आवेश, चुंबकत्व। ऐसे भाई देखिए, धारा के संबंध में तो बहुत सारे चैप्टर होंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी, उसमें भी कुछ धारा का नाम आएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें भी विद्युत जैसे वर्ड नाम आ रहे हैं। तो उधर अब हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग इधर चलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी दो भाग में बट गई। एक का नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक का नाम हो गया करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या पढ़ाई होती है तो ये देख ही रहे हैं, और इधर क्या पढ़ाई होती है तो ये भाई साहब। अब इसको कोई सोचा कि थोड़ा तुम भी भाई परिचय दे दो अपना, क्योंकि हमको कहानी पहुंचना है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। तो हमको पूरा विश्वास है कि इस विभाग पर तो हम चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन ये विभाग है हमारे इस 12th में पढ़ने को मिलेंगे, ध्यान रखना है। लेकिन अभी हमारा ध्यान तो इधर चलेगा ना, तो आइए अभी हम लोग इसी पर कहानी चलेंगे। क्या सर आवेश पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग
आपका विचार, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं इस पर, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसको अध्ययन जब कर ही रहे हैं, शुरुआत हुआ है, तो थोड़ा बढ़िया से कर लें। आगे भले आप लोग कहिएगा, कमेंट मारते रहिएगा कि मेन मुद्दा पर बात किया जाएगा, तो मेन मुद्दा पर बात करेंगे ना। तो भाई ज़्यादा हम लोग गहरा में चलेंगे तो आप देख ही रहे हैं इसकी तमाशा कहानी क्या बन रही है। तो अब हम तनी बातचीत कर लें स्थिर वैद्युतिकी से कि भाई हो क्या। तो ये तो कहबे करेगा कि हमारा पिताजी वहीं थे जिनका नाम था क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ये कहेंगे ना। तो यो भाई कहाँ थे, फिजिक्स में ही है। तो स्थिर वैद्युतिकी भाई क्या है जी, भौतिकी की वह शाखा है। देखिएगा भौतिकी ये तो सबका हीरो है, इसी में सब लोग पढ़ ही रहे हैं। इस शाखा में क्या करते हैं, मतलब इसके अंतर्गत में रुके हुए, मेन इसी बात पर ध्यान रखना है, बार बार इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं कि जो स्थिर वैद्युतिकी है वो किसकी शाखा है, तो भौतिकी की। और इस शाखा के अंदर हम लोग क्या करते होंगे, तो इसमें हम रुके हुए, कैसे जी, रुके हुए आवेश, एक ही बात ध्यान रखना है, रुके हुए आवेश। जब भी आपके मन में स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर मतलब सर वो तो रुका हुआ, रेस्ट होगा ना, तो वही बात यहाँ पर हो रही है। जब ये स्थिर रहेंगे आवेश ना, तो इनके कारण क्या क्या उत्पन्न हो जाएगा सर, बल उत्पन्न होगा, विभव, क्षेत्र और भी कुछ उत्पन्न होंगे। और इन्हीं का अध्ययन जब हम करेंगे तो उसका नाम रखाएगा स्थिर वैद्युतिकी। अब इसके अंदर आ गया ना आवेश, यहाँ से प्रश्न बनेगा ना कि सर आवेश क्या है। हमें पता था कि आप लोग प्रश्न खड़ा करेंगे और मेरा मुख्य उद्देश्य था यहीं लाना। अब एहीजी से भले हम आवेश पर प्रश्न खड़ा करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग ठीक ठाक थे ना, तो हम लोग का बढ़िया मार्ग था। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के कारण बल उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, क्षेत्र उत्पन्न होंगे। ये तमाम बातें हमें पढ़ने को मिलेंगे। अब हमारा यहाँ से जायज़ बात है कि सर अब यहाँ आवेश तो हम बोलेंगे ना, कोई पूछेगा ना कि सर आई जिसका कह रहे हैं कि रुके हुए आवेश, तो ये कौन सी बला है सर, तो पढ़ेंगे उसको पहले स्थिर वैद्युतिकी से, तो हम लोग स्थिर हो जाए, संतुष्ट हो जाए, है कि नहीं। यानी यहाँ पर कुछ ऊपर की बातों को थोड़ा अलग तरीका से बता रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ होता है रुका हुआ आवेश। ध्यान रखना है, स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या होता है, रुका हुआ आवेश। यहाँ तक एकदम मस्ती में, क्लियर में। इसको और अगर हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो ये कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी जो है ये दो तरह के शब्दों से बना हुआ है। स्थिर वैद्युतिकी कितने शब्दों से बना है भैया, तो दो शब्दों से, जिसमें एक शब्द का नाम क्या हो गया, स्थिर, तो छोटा बच्चा भी बता देगा, स्थिर माने रुका हुआ। अब वैद्युतिकी मतलब आवेश, अगर किसी ने आवेश कह दिया मतलब वैद्युतिकी कह दिया, यानी विद्युत कह दिया। समझ में आया क्या। तो जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई और वहाँ से हम पहुँच के आ गए। अब तो रुका हुआ तो कोई पढ़ेगा नहीं, ये तो हमारा पढ़ाई होगा नहीं, लेकिन अब पढ़ाई होगा किसका, आवेश का। लेकिन पढ़ेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। तो नोट में एक बातें लिखी जा रही है कि रुके हुए आवेश का अगर अध्ययन कोई कर रहा है तो उसे को हम बोलेंगे क्या, कि भैया तुम स्थिर वैद्युतिकी की पढ़ाई कर रहे हो। किसी ने कहा कि स्थिर वैद्युतिकी मतलब इसका अर्थ हुआ कि आप रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ाई करते हैं। कोई आपके सामने आया, कहा कि देखिए हम स्थिर वैद्युतिकी पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छा आप वही हैं जो रुके आवेश पर पढ़ाई करते हैं, तो हाँ वही व्यक्ति हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीक़ा से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा परिचय समझ में आया। अब कुछ अपने दैनिक जीवन में इस एग्जाम्पल को भी देख लिया जाए, थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि फिजिक्स तो फिजिक्स से भाई आज के डिजिटल दुनिया का ये तो नींव है, नई है एक तरह से, जब घर बनता है तो, है कि नहीं। तो कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में भी स्थिर वैद्युतिकी दिखेगा क्या, तो बिल्कुल दिखेगा। जैसे बिजली का चमकना, बारिश का जब मौसम आए, बादल एकदम गड़गड़ाने लगे, तो आसमान में जब बिजलियां चमकती है तो लगता है कि वाकई यार क्या गजब चीज़ है। हम लोग छोटे थे तो लगता था ये कैसे होता होगा। घर परिवार से, पेरेंट्स ले, किसी से, बड़े बुजुर्ग ले पूछते होंगे तो लोग कहते बचवा ये सब भगवान की मर्जी है। तो हम लोग कहते भगवान जी लोग लड़ाई क्या करते हैं, ऊपर तीर धनुष का चलाते हैं। अब बाद में जब बड़े हुए तो तनी मनी लगा कि ना ना ये तो भाई साइंस की मर्जी है,
भगवान तो कह रहे हैं कि ना तुम साइंस के बारे में पूछो। सर्दियों के दिनों में जो ठंडे के दिने होते हैं उनमें ऊनी कपड़ा या कंघी से चिट की आवाज़ है। कभी हम लोग बाल हेयर स्टाइल करते हैं या कपड़े खोलते हैं तो चिट की आवाज़ भी आती होगी। इसके पीछे भी हमारे स्थिर वैद्युत की है। कंघी या कलम द्वारा बाल को रगड़कर ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट आप सभी किए होंगे। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे भी हमारे स्थिर वैद्युतिकी का भी सहयोग रहा है। अब सर ये हमारे एग्जाम्पल दैनिक जीवन में देखने को मिले और ये एग्जाम्पल किसको सर दिखा रहे हैं? तो ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दिखा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से हमने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में भी है। यूँ न समझना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है कहीं वैज्ञानिकों के जीवन में है, नहीं, हमारे भी दैनिक जीवन में भी है और हम लोग भी अपने आप में एक जूनियर साइंटिस्ट ही हैं। अरे भाई कब पता नहीं कोई सीनियर साइंटिस्ट बन जाए हम ही लोगों में से, है कि नहीं? उसका उधर फील्ड है, उस पर रिसर्च करेगा तो चला जाएगा। क्या स्थिर वैद्युतिकी का कुछ फ़ायदा भी है हमारे जीवन में, कहीं उपयोग भी है? तो बिल्कुल होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना उपयोगी कोई चीज़ इस धरती पे आ जाए। इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ ऐसी है जिसका उपयोग बिल्कुल ना हो, शून्य हो? जब वो उपयोग शून्य होता तो बना ही क्यों, है कि नहीं? तो इस तरीक़ा से थोड़ा सा हम देख लें कि जो बिजली के चमकना, बादल जो गरज रही हैं, इन घटनाओं को समझने के लिए भी हमारे स्थिर वैद्युतिकी काम आया। जो बचपन में हम लोग को प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, डायरेक्ट हमें मिल गया कि भगवान की मर्जी से, तो हम लोग शांत पड़ गए। अब वहाँ से हमारी एक्यूरेसी, हमारे अंदर जिज्ञासा जो था बंद हो गया। भगवान की मर्जी से तब तो कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं करेंगे। अगर हमारे मन में प्रश्न है कि कैसे, क्या, क्यों, तब जाकर हमारा दिमाग और क्या रहेगा भाई, रचनात्मक रहेगा। हम लोग का जो उम्र होता है, जितने हम लोग बचपन में होते हैं, उस टाइम हम लोग ज़्यादा रचनात्मक चीज़ों के बारे में खूब सोचते हैं। हमारे अंदर कुछ करने की बहुत जुनून होती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, लोग हमें दबाते जाते हैं, ऐसे न करो, वैसे न करो, ये मत करो, और ऐसे करते करते हम लोग बहुत अपने आप को क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्रोही हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम धारणाओं के साथ जीने नहीं आए हैं, धारणाओं को बदलने आए हैं। तो उन तरह के बच्चों में शायद हो सकता है आप लोगों में हो। मेरा तो एक एग्जाम्पल दिख ही रहा है कि नहीं? हम तो शुरू से वैसा ही हर बार धारणाओं को बदलने के लिए लगे रहते हैं। भाई हमको लगता है कि नदी के धाराओं के साथ अगर हम बहें तो हमको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत तो तब करने की ज़रूरत पड़ेगी ना जब विपरीत बहना हो जाएगा, और उसी में तो मज़ा है ज़िंदगी का। फिर एक दिन तो मर ही जाना है। तो इसीलिए भाई धारणाओं के साथ हर बार जीना अच्छा नहीं लगता, कुछ कुछ बदलना भी होता है, और उसमें से हम एक दिख ही रहे हैं आपके सामने। तो आइए ज़्यादा बातचीत कर लिए हम लोग ना, क्या करिएगा, पढ़ाई के साथ हो जाता है। संधारित्र कैपेसिटर, ये एक नाम आपके सामने आया है जो आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में देखते होंगे। इसका थ्योरी, सिद्धांत पढ़ाई होगी, बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे इस पर ना। ये बिजली के बारे में तो आप देख ही रहे हैं, और ये है एक मशीन जो बड़ा नामी मशीन है, जिसको हम लोग वान डी ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ा हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है मशीन। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ाई करनी होगी, और इन सब पढ़ाइयों का बेस उद्देश्य किसका है भैया? स्थिर वैद्युतिकी का है। तो इस तरह से स्थिर वैद्युतिकी का ये हमारा बेसिक परिचय क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब हमारे मन में आएगा क्या सर? आवेश, क्योंकि यही तो वो बला है जिसके चलते क्या हुआ भाई, दो भागों में बंट गए। कौन कौन? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए अब इसके बारे में चर्चा करें। ये है कौन, आखिर रहता कहाँ है ये? इसको कोई ढूंढेगा तो मिलेगा कहाँ, और मिलेगा भी तो ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से? ना कभी देखा, ना कभी सुना, हमारे सामने ये आया कहाँ? इसकी थोड़ी हम इतिहास जानेंगे, थोड़ा इसको चलेंगे बहुत पुराने ज़माने की दुनिया में। ऐसी दुनिया में चलेंगे कि वो दुनिया अजीब होगी। तो आइए हम लोग पहले आवेश के इतिहास पे चर्चा करें, तब हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। मतलब आवेश के इतिहास का अर्थ हुआ यही कि जो इलेक्ट्रिक लाइन, आजकल के भाषा में हम लोग बिजली कह रहे हैं, जो हमारे लाइट बत्ती बर रहे हैं, इन सब के पीछे की कहानी कहाँ से बनी होगी, ये है एक लंबा चौड़ा इतिहास। और इन इतिहासों को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा संक्षेप में समझेंगे। ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो भाई हमें उम्मीद है कि लंबा समय लग जाएंगे। और देखिए, हिस्ट्री ऑफ चार्ज,
भाई साहब ये इतिहास है किसका? आवेश का। हमने इतिहास राजा महाराजा रानियों का, युद्धों का किया होगा, हमने उन सभी इतिहासों का अध्ययन किया होगा ना। बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारे देशों में क्रांतियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, लेकिन फिजिक्स में भी इतिहास पढ़ने को मिल गया। वाह भाई वाह, क्या फिजिक्स है। तो सबसे पहले कहानी चलती है प्राचीन काल। अब समझ सकते होंगे ये कैसी काल होगी, प्राचीन पुरानी दुनिया, ऐसी दुनिया जिसमें यहाँ पर लिखा भी जा रहा है 600 ईसा पूर्व। भाई ईसा यीशु मसीह बहुत पहले की बात हो रही है, लंबा चौड़ा बात है, ऐसी डेट। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कितना में? 2026 में, है ना। थोड़ा तो रुकना पड़ेगा ना, इतिहास की बात है। इस इतिहास में एक महान व्यक्ति हुए, और उस ज़माने में तो भाई कैमरा तो पता ना, वैसा कैमरा नहीं, ये तो बनाई गई एक कला है, लेकिन उस टाइम कोई कैमरा नहीं था, ठीक है ना। थेल्स ऑफ, यहाँ पर नाम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मिलेट्स भी हम लोग कहते हैं, थेल्स ऑफ मिलेट्स, नाम इतना ही रखिएगा। ये एक ग्रीक के दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब आप समझते हैं फिलोसफर। फिलोसफर शब्द बड़ा अपने आप में है भयंकर चीज। तो इन्होंने ही सबसे पहले बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जैसा प्रभाव देखा। जिस इलेक्ट्रिसिटी पर हम कभी से चर्चा कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने जीवन में पहली बार किसने देखा भाई? ऐसे तो बहुत से लोग देखे होंगे, लेकिन ऑब्जर्व किसने किया? तो हमारे व्यक्ति का नाम है थेल्स ऑफ मिलेट्स। ये कहाँ के थे सर? तो ये ग्रीक देश के। और ये पेशा से इनका क्या था? तो फिलोसफर। और फिलोसफर माने दार्शनिक। उनके अंदर कुछ विजन होता है, वो कुछ कारण दुनिया जहान के सोचते रहते हैं। तो उन्होंने ही सबसे पहले बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जैसा प्रभाव देखा। ये प्रभाव कैसे देखे सर? थोड़ा ये भी चर्चा कर लिया जाए। तो करा कि उन्होंने देखा कि एम्बर, अब सर ये एम्बर क्या है? तो ये सुहागा पत्थर। कभी कभी रोड बनता है तो ऐसा पत्थर मिलता है ना, जो कलर वाला पत्थर होता होगा, है कि नहीं। तो उस पत्थर को रगड़ने पर देखा कि वह हल्की चीज़ों को आकर्षित करता है। जैसे यहाँ पर एक पत्थर दिखाई गई है कि इसको रगड़े, किसी चीज़ पे रगड़े, तो ये क्या किया कि हल्की चीज़ों को, जैसे हल्का चीज़ में क्या लीजिएगा, कोई कागज़ के टुकड़ा, कोई सूखा जो नहीं होता है, धान गेहूं के पूरे सी टाइप के होते हैं ना, छोटा छोटा टुकड़ा, उन सबको क्या कर रही है? आकर्षित कर रहा है। तो भाई पहली बार ये घटना हो रही है, तब उनको लगा कि अरे ये तो भूत तो नहीं है। हम लोग जैसे आदमी तो तुरंत भागना शुरू कर देते हैं कि अरे बाप रे, इस पत्थर में तो भूत आ गया, है कि नहीं। हम लोग जब उस ज़माने में ऐसा पत्थर के साथ रगड़ करके कुछ छोटे छोटे टुकड़े को और इधर खींचते हुए देखते तो कहते अरे ये तो जादुई पत्थर आ गया, जरूर इसमें परी ओरी की कोनो शक्ति है। भाई ऐसे तो होगा नहीं। उन्हें पता नहीं था कि यह क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो कहानी थी किसकी? आवेश की। बट पता नहीं था, लेकिन ये पहला विद्युत प्रभाव देखे थे जीवन में। होता है कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जिसको हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि अरे वाह, वाकई वो कमाल की चीज़ें हमने देखा, है कि नहीं। और ये कहानी पहली बार हुई, इसीलिए इस पे ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं हुआ। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के एम्बर, यानी यहाँ पर थोड़ा सा अजीब है, इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम ऐसे होता था, वहाँ पर के का कहानी बनता था। उस ग्रीक शब्द में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन आज के दुनिया में बोलते हैं, जो आवेश बोलते हैं, ये उस जमाने से बन के आया था। समझ रहे ना, किस जमाने से? तो भैया ये हमारे 600 ईसा पूर्व की कहानी थी। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं इलेक्ट्रॉन, और ये एम्बर, ये इलेक्ट्रॉन, यही तो है आवेश हमारा। तो आवेश कहाँ से बन के आ गया? भारत से नहीं सर, किधर से आया? तो ये ग्रीक देश ले आ गया। ग्रीक के कौन से भाषा से आया सर? तो ये अलग अलग नाम लोग एम्बर कह रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन कह रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन के मीनिंग भी अलग थे, ध्यान रखिएगा आज के समय से। तो फर्स्ट प्रभाव देखा गया, तो ज़्यादा चर्चा तो होगा नहीं, लेकिन नाम तो आया ना इनका। अब दुनिया आगे बढ़ी होगी, क्योंकि दुनिया वहीं तो है नहीं, लोग अध्ययन करते करते आगे बढ़े होंगे, और आगे बढ़े तो आए हम लोग कुछ जाना पहचाना दुनिया में। ये तो दुनिया थोड़ा बहुत जानी पहचानी लग रही है ना 1600 ईस्वी, क्योंकि हम लोग 1492, 1498 कुल भारत, वास्को डी गामा कुल तो नाम सुने ना, कोलंबस।
तो ये 1600 ईस्वी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, दुनिया जहान, नाम तो बड़ा सुने सुने लग रहे हैं। कर रहा है क्या, ध्यान रखिए। एक व्यक्ति का नाम है विलियम गिलबर्ट। नाम क्या है जी? विलियम गिलबर्ट। ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक हुए विलियम गिलबर्ट। इन्होंने सबसे पहले यह साबित कर दिया। ओहो हो, एक व्यक्ति ने देखा और एक ने कहा कि हम प्रूव कर देंगे। क्या प्रूव कर रहे हैं? ये कह रहा है कि रगड़ कर वस्तुओं में विशेष प्रकार का जो गुण पैदा होता है ना भैया, वो आवेश है। अर्थात हमारे थेल्स ऑफ मिलेट्स केवल प्रभाव देखे थे ना। ये कह रहा है कि सुनिए, थेल्स ऑफ मिलेट्स मान लो सब नहीं है, करेंगे सुनिए आत्मा आपकी, मैंने किसकी? थेल्स ऑफ मिलेट्स की, कि आप बताए नहीं ना वो क्या था, हम बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं? तो जिसके वजह से ये गुण पैदा हुआ ना, वो आवेश है। आप जाने क्या? अब उनकी आत्मा सुनी होगी। और उन्होंने इलेक्ट्रिकस शब्द को गढ़ा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी शब्द बन गया। उन्होंने ये एक शब्द गठित किया, इलेक्ट्रिकस। पहले तो साबित किया कि ये जो गुण आया वस्तुओं को खींचने के लिए इस पत्थर में, ये कहानी हुई आवेश से। और भाई साहब आप ये भी ध्यान रखें कि एक शब्द भी हम दे रहे हैं इसके लिए, और वो शब्द है इलेक्ट्रिकस। और लोगों ने इसी इलेक्ट्रिकस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया और हमारे सामने ये शब्द बन के आया इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला वो महान वैज्ञानिक हुए विलियम गिलबर्ट। कहाँ के थे सर? ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक। इनकी कहानी कब हुई? 1600 ईस्वी की कहानी थी। तो दो लोगों ने आया। अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, देखते रहिएगा कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब तीसरा नंबर आ गया जो हाईलाइट दुनिया हो गई। ये है हमारे 1700 से लेके 1750 की दुनिया, जिसमें दो प्रकार के आवेश का खोज हो गया। भाई गुण था, खींच रहा था, ये सब कोई जाना। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति हुए जो महान व्यक्ति, और ये हमारे अमेरिका के महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऐसे तो केवल वैज्ञानिक कहना उचित नहीं है, अपने आप में कई तरह के व्यक्ति हुए। ये लीडर भी थे, इनके अंदर भाई ये साइंस की भी कहानी। आज भी अमेरिका के जो नोट होते हैं, जो डॉलर होते हैं, उन पर इन्हीं का छवि होता है। ध्यान रखिएगा, आप कभी देखिएगा ना बेंजामिन फ्रैंकलिन। भाई ये कहानी 8 क्लास में भी इनकी है, पतंग उड़ाने की कहानी में आसमान में बिजलियों का पता लगाएं। तो जो पढ़े होंगे उनको पुरानी दुनिया याद होगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि ये अमेरिकी वैज्ञानिक हुए, इन्होंने सिद्ध किया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। देख रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि ये भैया लोग, ये विलियम गिलबर्ट, आपको अदर है कि खाली आवेश है ना, खींचिए रहा है ना, चिंता मत करिए, ये दो तरह के होता है। कौन कौन सर? तो ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। तो इन्होंने ये बात तो कहाँ से पता किया था? इन्होंने ये देखा कि ये जो हमारे आवेश हैं, जिसको प्लस क्यू और माइनस क्यू से हम दर्शाएं, तो ये जो लोग हैं ना, अगर ये एक ही जैसे होंगे ना तो आपस में ये मार झगड़ा कर लेंगे। अलग अलग होंगे तो आपस में ये दोस्ती बनाएंगे। तो उन्होंने नियम दिया, इन खोजों के बाद नियम दे दिया। कहा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये हमारे नियम देने वाले कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहानी थी कब की सर? 1750 की दुनिया थी। एक व्यक्ति ने प्रभाव देखा, एक व्यक्ति ने साबित किया, एक व्यक्ति ने कहा कि उसमें भी दो तरह के होते हैं। और इस तरह से ये कहानी हमारे सामने आ गई। और जब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, धनात्मक ऋणात्मक आवेश पे आ गए, यहाँ तक खोज हो गया, तब अब बनता है कि इसको परिभाषित करना चाहिए। और एग्ज़ाम के लिए भी हो सकता है कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम परिभाषित करें विद्युत आवेश, या शॉर्टकट में इसे हम आवेश भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए भाई, ये जो विद्युत आवेश है, अगर इससे पूछा जाए कि भाई तुम हो क्या, कोई व्यक्ति है, अगर इसे पूछा कि भाई बताओ विद्युत आवेश तुम क्या हो, तो क्या उत्तर दे रहा है? वो कुछ ऐसे कह रहा है कि किसी वस्तु का वह गुण, मतलब ये एक तरह का गुण है, गुण खाने वाला नहीं, गुण बताने वाला है कि नहीं। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण
वह अन्य आवेशित वस्तुओं को, ध्यान रखना है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण किसी अन्य आवेशित, माने दूसरे के बारे में बात कर रहा है, किसी दूसरे आवेशित वस्तुओं को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। किसके वजह से जी? तो गुण के वजह से। और ये जो गुण है वो किस में रहेगा? तो वस्तु में रहेगा। अब ये वस्तु क्या करेगी? किसी दूसरे आवेशित वस्तुओं को क्या कर रही है भाई? या तो उसे खींच रहा है या तो उसको भगा रहा है। एकदम सिंपल सा ये परिभाषा है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के अंदर गुण है। जैसे मेरे मार्कर को ही ले लीजिए एग्जाम्पल में, ये एक वस्तु है, तो इसमें कुछ ऐसा गुण मिल जाए कि इस गुण से क्या हो भाई, किसी दूसरे, मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ले लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इस वस्तु को भी और इनके बीच क्या हो रहा है भाई? या तो खिंचाव हो रहा है या तो भाग रहे हैं एक दूसरे से। तो ये जो कुछ भी होगा इसके पीछे किसका कहानी रहेगी? तो वो रहेगा हमारा विद्युत आवेश का। अगर इस परिभाषा को समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ हो रही है तो इस बात को आप या में कुछ ऐसे भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल तो हम दोनों पर अच्छे से कर लेंगे, लेकिन हमको ये एक सिंपल परिभाषा लगा। आप अधिक तौर पर कहीं ना कहीं इसको भी सुनेंगे कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है। यही जो आ गया ना गुण के बारे में बात, ऊपर भी गुण की बात हुई, यहाँ भी गुण की बात हो रही है कि नहीं? तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जो क्या कर रहे भाई? ये कह रहा है कि विद्युत बल को अनुभव करता है। यानी यहाँ जो आकर्षण या जो प्रतिकर्षण हो रहा है ना, यहाँ कुछ अनुभव कर रहा था, और वो अनुभव क्या था? वो था हमारा विद्युत बल। या ये बल अनुभव भी करता है और नहीं तो ये उत्पन्न भी कर सकता है। देखिए, एक वस्तु या तो भाई बल उत्पन्न भी कर दे या उसी का अनुभव भी कर ले। बड़ा अजीब है ना कहानी। परिभाषा तो लग रहा है भाई कि तनी सर अजीब तरीका से ही कह रहा है। दोनों में से जो आपको अच्छा से समझ में आ जाए वही बेहतर है, और हमको लग रहा है कि इस वाले परिभाषा को याद रखते तो और ही बेहतर तरीका से समझ जाएंगे। इसी पर एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं ताकि बातें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर वस्तुओं को दिखाया गया है, जैसे आप ये देख सकते हैं दो वस्तुएं हैं। एक यहाँ पर ये छड़ टाइप के पाइप टाइप का है, ये कोई हरा रंग का कपड़ा है यहाँ पर। तो ये दो वस्तु हो गए। फिलहाल में अभी इन पर कोई आवेश का बातचीत नहीं हुआ, लेकिन आवेश इसके अंदर में सोया हुआ है चुपचाप मस्ती से। अब इनको जगाया जाएगा, तो जगाने का मतलब है आवेश उत्पन्न करने के बारे में, तो हम आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में। अब हुआ क्या, लिखा है कि कांच की छड़ है, तो ये भाई कांच के छड़ हो गया, रेशम से रगड़ रहे। तो रेशम ये कपड़ा है रेशम का, ये समझ लीजिएगा कि ये रेशम का कपड़ा है, ठीक है ना। और ये भाई साहब कांच के छड़ हैं, तो इनको आपस में रबिंग कर रहे हैं, घर्षण करा रहे हैं। तो घर्षण कराने के बाद यहाँ देखिए, तो इसमें कुछ चार्ज उत्पन्न हो गए माइनस माइनस करके, इसमें कुछ चार्ज उत्पन्न हो गए प्लस प्लस करके। तो भाई साहब ये लोग कैसे एक दूसरे के साथ यहाँ आ चुके हैं? तो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में वो था, इनके शरीर के अंदर वो लुकाया हुआ था। अब एक दूसरे पर अपना क्या किए, ये लोग जन्म लिए। ये भाई साहब कहें कि तुम उधर चले जाओ और तुम्हारे वाला जो भी पार्ट होगा मेरे पर आ जाए, या यहाँ पर अलग अलग मामला भी होगा। ऐसे बात नहीं है कि कौन किस में से कहाँ जाएगा, ये तो पदार्थ की प्रकृति से पता चलेगी, है ना। हम लोग आगे भी जानेंगे कि कैसे ये कहानी हो रहा है कि कौन प्लस हो गया कौन माइनस हो गया। जो भी मन में डाउट आएगी हम कोशिश करेंगे इसको अपना उत्तर देते चलेंगे। तो अभी हम लोगों को बेसिकली तौर पे समझना है कि दो पदार्थ को क्या किया गया, यहाँ पर आपस में रगड़ा गया, इनमें चार्ज हो गए। अब यही लोग क्या करेंगे आपस में, या तो अच्छा भाई ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, तो ये लोग आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ये भाई साहब इनको खींचेगा, ये भाई साहब इनको खींचेंगे। तो यहाँ पे आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ, एक गुण आया ना इनके अंदर। तो वह गुण ही तो बात कर रहे थे ना कि एक तरह की गुण है। क्या अभी
यहाँ पर ये दोनों लोग एक दूसरे को खींचेंगे नहीं। क्यों सर? क्योंकि अभी वो गुण नहीं आया है। वो गुण है कहाँ सर? तो इसी के अंदर लुकाया हुआ है। अब हे जी सर ये गुण आ गया है, अब ये लोग आपस में करेंगे क्या? आकर्षण करेंगे। हो सकता है अगर दोनों पे अलग अलग कोई पदार्थ रहे, दोनों पे अगर कहीं प्लस प्लस हो तो भाई भागेंगे एक दूसरे से। अगर दोनों पे माइनस माइनस हो, दो अलग अलग पदार्थ ले लीजिए और दोनों पे माइनस माइनस हो तो ये भी भागेगा। तो भाई साहब हमको ये समझ में आ गया कि दोनों पदार्थ ये जब इनके साथ रगड़ाया गया तो इनमें कुछ गुण आया और ये गुण ही एक दूसरे के साथ आकर्षण करने लगे। ऐसा दैनिक जीवन में ये भी एग्जाम्पल है। कभी हम लोग बाल में रगड़ते थे ना कलम या कंघी, और कागज़ के टुकड़े को हम लोग क्या करते थे? खींचने लगते थे। तो वहाँ पर भी क्या हुआ? बाल रगड़ने से पहले कंघी इस टुकड़ा को नहीं खींचती है, लेकिन जैसे ही रगड़ा गया तो ये खींचने लगा। इसका मतलब कोई गुण आ गया है। तो परिभाषा तो फिट बैठ ही रहा है ना। ऊपर वाला जो परिभाषा हम लोग पढ़े अभी कि किसी वस्तु का वह गुण, माने गुण जो है कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो किसी वस्तु का, ध्यान रखना है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य आवेशित वस्तुओं को, क्योंकि जौन एगो कपड़ा था एगो कांच था तो दूसरे के वो भी तो आवेशित था ना, तो उसको क्या करे? या तो खींचेगा अपनी ओर या तो भगाएगा। तो उसी गुण को हम नाम क्या दे दिए? विद्युत आवेश दे दिए। तो इस तरह से एक सिंपल सा इसका परिभाषा हुआ। हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करते रहिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में जवाब देने को। क्या तो यहाँ तक हमें लग रहा है उदाहरण भी हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा आवेश को हम आगे बढ़ाएं और ध्यान रखिए कि आवेश जो है ये कहाँ रहता है? तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जो कुछ भी हम लोग अपने आँखों से देख रहे हैं, उन सब के अंदर है। क्यों सर जी? क्योंकि जो भी पदार्थ बने हुए हैं, ये पदार्थ कहीं ना कहीं क्या से बने? परमाणु से, केमिस्ट्री के तौर पे देखा जाए तो। और परमाणु के अंदर मौलिक कण क्या क्या है सर जी? तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये आवेश भाई साहब जो हैं ये क्या करते हैं? ये पदार्थ के अंदर ही तो मौजूद हैं। पदार्थ के ही अंदर तो ये गुण रहता है। अभी भी ध्यान देना है कि ये गुण कौन सा गुण है? हमारे इस संसार में दो तरह के गुण पता चलते हैं। एक होते हैं रासायनिक गुण, होते हैं ना, एक रासायनिक गुण होते हैं, और एक क्या होते हैं? भौतिक गुण। तो अब हमको ये देखना है कि हम इसको किस में रखेंगे? क्या केमिस्ट्री के गुण में रखेंगे कि फिजिकल के गुण में रखेंगे? ये तो कमेंट आप लोग मारिएगा कि आवेश जो है किसी पदार्थ का रासायनिक गुण है कि भौतिक गुण है। अंदर ही है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि कौन गुण है, ये आप लोग के ऊपर छोड़ दिए। ठीक है, देखेंगे कौन भैया कमेंट कर रहे हैं। तो ये आवेश भाई साहब पदार्थ के अंदर ही रहता है और पदार्थ बना है परमाणु से। तब परमाणु के कौन से कण पे रहता है ये? क्या इलेक्ट्रॉन पे रहता है कि प्रोटॉन पे कि न्यूट्रॉन पे? तो इस पे माइनस है, इस पर प्लस है, इस पे न्यूट्रल, कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ ही दीजिए। तो आवेश ज़्यादातर इन्हीं दोनों कणों को क्या करता है? इन्हीं के गुणों को दिखाता है। पदार्थ के अंदर जो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उन्हीं के गुणों को कौन दर्शाता है? आवेश भाई साहब। तो ये छोटी सी एक जानकारी रही जो हमें अच्छा लगा होगा। और आवेश को Q से संकेत करेंगे। आवेश का जो सिंबल है वो क्या है? Q, या कहीं कहीं छोटा q भी लोग लिख देते हैं। तो ये अपना अपना विचार है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो और एक बात कि आवेश जो है एक अदिश राशि है। आवेश को अगर पूछा जाए कि आवेश सदिश है कि अदिश है, तो हम भाई साहब इसको किस घर में रखेंगे? अदिश में। अदिश राशि क्या कहता है? कि जिसमें परिमाण हो, दिशा न हो। तो ये भाई साहब इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, केनहू से केनहू जा सकते हैं। हम लोग जैसा नहीं है कि पूरब से पश्चिम जाओ, नहीं, ये आवेश भाई साहब है, केनहू से घूम जाएंगे। ऐसे तो विद्युत धारा भी क्या है? अदिश राशि ही है। तो ये एक सिंपल जानकारी हुई जो कि अभी हम आवेश पे बात कर रहे थे। अब आवेश के पढ़ाई को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसा पढ़ना है कि एग्ज़ाम लेवल तक हम पहुँचे, ये ना हो कि केवल कहानी ही कहते रह जाए, है कि नहीं। तो अब हम पहुँचते हैं कि आवेश का कुछ मात्रक पे चर्चा करें। और देखिए आवेश कैसे, तो कई तरह के मात्रक होते हैं। हम लोग
महत्वपूर्ण बातों को पढ़ लेंगे। तो पहले हम आवेश का एक मात्रक जानेंगे जो एसआई मात्रक के अंतर्गत होगा ना। देखिए यहाँ नंबर 1 डाला गया है, ये हेडिंग है कि मात्रक जो होंगे इसका मतलब एक ही नहीं है, एक से अधिक मात्रक है इसका। आवेश पर कई तरह के मात्रक बनते हैं। तो आवेश का जब जब एसआई मात्रा की बात करेगा तो उसका हम नाम देंगे कूलम। क्या नाम देंगे? कूलम। ये एक वैज्ञानिक का नाम है जो कि हम लोग को पढ़ना है, कूलम का नियम। तो वहाँ पर इन पर चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि एसआई मात्रक जो भी हम कहेंगे आवेश का, वो क्या होने वाला है, उसका नाम है कूलम। ये एक मान होता है, एक वैल्यू होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ये आवेश होता है। जो हमारे परमाणु के अंदर एगो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इस एगो इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होंगे भैया कितने मापक होंगे कि मापेंगे ना उसको। अब हम मार्केट में जाएं और कहें ना कि मंडी में कहें कि आलू दीजिए, तो सामने वाला देहत कहेगा ये कैसे आलू मांग रहे हैं। अब कहेंगे 1 kg आलू दीजिए, जैसे ही केजी शब्द लगाएंगे तो माप के कुछ देगा। तो इसी तरह हम कहेंगे आवेश, तो समझ में नहीं आ रहा कितना आवेश, इतना कूलम आवेश, अच्छा मापना है इसको। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम आवेश होंगे सर? तो इतना आवेश होंगे। इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ माइनस भी दिखा सकते हैं। और जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि परमाणु के जो मूल कण है उसी को तो दिखाता है। तो कुछ ऐसे कर सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस चिन्ह का यहाँ फर्क है, मान जो है ये लोग का क्या है, वहीं वैल्यू यहाँ पर भी, वहीं वैल्यू यहाँ पर भी, लेकिन चिन्ह के चलते वैल्यू में बदलाव आ सकता है। तो हमसे ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछी जाए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश मौजूद होंगे, तो कुछ इतना। अब कभी कभी हम लोग का दिमाग उल्टा भी पूछता है कि सर अगर हमसे कोई पूछ दे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमको कोई एक कूलम दे दिया और कहा कि बताओ, तो जैसे हम लोग से कोई पूछता है ना कि 1 मिनट में कितना सेकेंड 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो हम बोलते हैं 60 सेकेंड। कौन पूछे बताओ तब 1 सेकेंड में कितना मिनट, उल्टा पूछ दिया दिमाग घुमवाने के लिए। बचपन में हम लोग ऐसे पूछते थे। तो वैसे ही हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ दे तो भाई एक कूलम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब क्या, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना कूलम के अंदर जी? एक कूलम के अंदर। ये कैसे होते हैं, तो इनका भी अपना मैथमेटिकल कहानी है। यहाँ से अकेले करेंगे आप तो ये चले जाएंगे कहाँ, भागा में। मतलब ये एक मैथमेटिकल है, हम लोग इसको जानेंगे जब हम लोग मैथ के कहानी पढ़ेंगे। इसका आता है इसमें न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो वहाँ पर इस बात को हम अच्छा से बता देंगे कि इतना कैसे हो गया। आप जानते हैं तो बढ़िया बात है, जो नहीं जानते उनके लिए हम भाई मेहनत करना चाहेंगे ना, है कि नहीं। तो आवेश का एसआई मात्रक अगर हमसे कोई पूछ दे तो हम कितना बताएंगे सर जी? बोलिए। आवेश का एसआई मात्रक हमको कूलम बताना होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश हैं? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं इसका एक अन्य मात्रक के तरफ। अन्य मात्रक इसका क्या है, तो कुछ यहाँ पर CGS के नाम से है। CGS ध्यान रखिएगा, CGS एसआई से ये छोटा मात्रक है। एसआई मात्रक जो है वो भाई बड़ा है, हीरो है ये। CGS ग्राम, अच्छा कौन था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड था ना, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हम लोग CGS, MKS, FPS। तो ये क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला है, तो ये छोटा है, ध्यान रखना है। तो विद्युत आवेश का CGS मात्रक कोई हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे, स्टेट कूलम। एक नया नाम आया, वहाँ कूलम, यहाँ पर नाम आया स्टेट कूलम। इसे संक्षेप में ESU कहते हैं। ESU हमें लग रहा है इसको अगर हम ऐसे कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या सही बोल रहे हैं? देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसका अगर पूरा नाम हम देखें तो विद्युत आवेश का कोई CGS मात्रक हमसे पूछे तो हम कहेंगे क्या,
स्टेट कूलम कहेंगे या ESU कह देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया है। अब सर इसको हम ले जाएं पिछला वाला मात्रक के साथ तुलना करें। मान लीजिए कि किसी का हम 2 गो मात्रक जान रहे हैं, तो कोई पूछेगा कि अच्छा दोनों में संबंध बताइए तो कौन किसके तुलना में कितना होगा। तो भाई अब दोनों को कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कूलम में इसमें अगर तुलना करें तो कुछ इस तरह का वैल्यू बनता है, यानी एक कूलम के अंदर इतना स्टेट कूलम होंगे। इतना मैंने कितना 3 × 10⁹ स्टेट कूलम हो रहे हैं। माने अकेला एगो कूलम जो है इतना बड़ा है कि इसको बराबरी करने खातिर कितना लोग आएंगे, इतना, यानी 3 पर 9 गो जीरो। समझ रहे हैं ना? कुछ इस तरह से समझ लीजिए कितना बड़ियार है ये। अकेले एगो कूलम भाई साहब जब आएंगे तो स्टेट कूलम लोग कब आएंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी मान लीजिए कि 30 अरब स्टेट कूलम आएंगे तो एगो कूलम के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। इतना बड़ा है ये भैया। अब कोई पूछेगा कि सर अगर किसी ने फिर उल्टा पूछ दिया कि एक स्टेट कूलम में कितने कूलम होते हैं, तो भैया अब तो यहाँ से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो ये चला जाएगा बटा में और कुछ इस तरीका के बनेगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम बनेगा। अब ये सब कैलकुलेशन है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा, कोनो भारी काम नहीं है ना। तो इस पर भी हम कहेंगे तो चर्चा कर देंगे गहराई से। है क्या सर? अरे यहाँ से एक को अकेले करेगा तो ये टोटल मान चला गया बटा में, अब भाई बटा में जाएगा तो ये ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे पूछे या इस तरह से पूछे, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकता है। अब हमको नहीं पता, हम नहीं जानते कि ये कैसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमको इतना जानकारी है कि वैल्यू हमको याद रखना होगा कि एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होते हैं, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम हो जाएंगे। अब वहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोगों को लगा ये नई जानकारी। और आवेश के जब मात्रक के चर्चा हो ही रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट चाहिए ना। और ये पॉइंट कहाँ के लिए है? एग्ज़ाम पॉइंट के लिए है। ध्यान रखना है, यहाँ पॉइंटों से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के। कभी कभी मेरी आवाज़ जो है ना पता ही नहीं चल रहा है क्यों फंस जा रही है, बार बार इतना बोल रहे हैं इसीलिए क्या। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, देखिए हम लोग को क्या लग रहा था, हम लोगों को लग रहा था कि जो कूलम में ये बड़े है, तो ये भाई साहब बड़ा किससे था? ESU से बड़ा था। लेकिन इससे भी कौन हीरो है? वो है फैराडे। समझ रहे हैं ना? ई तो हीरो बनता था ESU के सामने, लेकिन इसका बड़का भैया कौन है? फैराडे है। वो यही तरह बड़े वो हीरो है। तो एक फैराडे के मारने के लिए कितना कूलम लोग आएंगे? 96,500 कूलम आएंगे। किसको मारने खातिर? एगो फैराडे को मारने के लिए। बाप रे बाप। तब तो इसको अगर ESU से पूछेंगे तब ESU भाई तुमको जाना होगा फैराडे के यहाँ लड़ने, तो कितना लेके जाओगे? कहे अरे मेरे बारे में गिनो मत, हम अकेले कूलम से लड़ने खातिर तो होतना लेके गए, आई बेचारा फैराडे से लड़ने खातिर पता ही नहीं चलेगा हम कितना लेके जाएंगे। बैठ के करते रहिए कैलकुलेशन, क्या मतलब है उतना। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि एक फैराडे जो है 96,500 कूलम के बराबर होता है। यहाँ पर लिखा है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। याद आ रहा है फ्रैंकलिन? फ्रैंकलिन किनका नाम था? हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वही है जो आवेश के बारे में बताया था ना कि 2 प्रकार के आवेश होता है। कब बताए थे याद है? 1700 से लेके 1750 था ना, उसी में हम लोग बात किए थे। तो एक फ्रैंकलिन जो है भैया ये कितने कूलम के बराबर होंगे? तो कुछ इस तरह से मान आएगा 3.33, कुछ और ही पॉइंट के पीछे हो सकता है। मतलब कह रहा है कि एक फ्रैंकलिन जो है एक स्टेट कूलम के बराबर होता है। ध्यान रखिए, एक फ्रैंकलिन आवेश का एक छोटा मात्रक अगर कोई पूछे तो फ्रैंकलिन बताएंगे या स्टेट कूलम भी बता सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। बड़ा कहेंगे तो हम कहेंगे फैराडे को,
और छोटा कहेंगे तो फ्रैंकलिन को या स्टेट कूलम को कहेंगे। सीजीएसए मात्रक को इनमें देखना होगा सर इनमें देखना होगा कि कैसे हो गया। तो देख लीजिए, एक फ्रैंकलिन इतना के बराबर हुआ है तो कैसे हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टेट कूलम में इतना कूलम। इस बात को यहाँ 1/3 से भागा देकर कुछ ऐसे कर दिया, दशमलव को चेंजिंग किया तो इतना वैल्यू आ गया। ये किसके वैल्यू के बराबर है सर जी? यहाँ देख लीजिए फ्रैंकलिन के। हाई जो है किसके बराबर है? फ्रैंकलिन। तो हम कह सकते हैं कि जो ESU है ये फ्रैंकलिन के क्या है? बराबर है। कह सकते हैं ना इस वैल्यू को देखते हुए, क्योंकि ये भी तो संबंध कूलम के साथ ही है। तो यहाँ कुछ गहराई से बातों को समझाई गई है। हमको उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आवेश का मात्रक अभी तक जाने, क्या क्या पढ़ लिए। आवेश का कुछ जानकारी, आवेश के विभिन्न प्रकार के मात्रक। अब मन में सर ये आवेश उत्पन्न हुआ कैसे होगा, कैसे ही आ गया वस्तु के अंदर, उसी के अंदर लुकाया था तो जगा दिया कौन इसको। आवेश किसी भी वस्तु का गुण है और ये गुण ऐसा गुण है कि किसी दूसरे वस्तु के साथ अगर जाए, वो भी आवेशित ही रहे, तो उसके साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा। ये आवेश में ये भी गुण है कि अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करे, ऐसा हो सकता है। अब अलग अलग कंडीशन में तो भाई साहब ये उत्पन्न हुआ कैसे आवेश? आवेश उत्पन्न करने की क्या विधियां हैं? तो लिखा है कि आवेश को अगर उत्पत्ति करनी है तो 3 विधियों के द्वारा आप उत्पन्न कर सकते हैं। हमारा शरीर है, हम एक वस्तु हैं और हमारे अंदर गुण छुपा है। हमारे अंदर क्या छुपा है? गुण। अब उस गुण को जगाने का 3 मार्ग बताया गया। आप और हम लोग ही मिलकर समझते हैं कि भाई साहब हम लोग एक इंसान हैं, हम लोग के अंदर ताकत, शक्ति, गुण जो भी कहें, क्षमता, ये छुपा है। अब इसके ताकत को, इसके शक्ति को कैसे जगाएं? तो जगाने के 3 मार्ग। पहला कि उसको भाई घर्षण के द्वारा उसके गुण जगाइए। हमारे सर जी लोग क्लास व्लास में हम लोग को क्या करते हैं? पीटते हैं, लो स्टिक धरो वही पहले खाओ। अब जब 2-4 हाथ मिलता है, स्टिक जब लगता है तो क्षण से दिमाग करता रे बाप रे, अब जाके समझ में आएगा, अब पढ़ेंगे। तो जैसे ही हमने स्टिक मेरे ऊपर प्रयोग किया गया तो हम लोग का कुछ गुण उत्पन्न हुआ कि अच्छा ना पढ़ना चाहिए, कुछ डर आया अंदर से। तीनों बड़ा बेहतरीन मार्ग है, ध्यान रखिएगा। किसी को क्या हुआ? संचरण द्वारा, कोई जादू के द्वारा, कोनो होता है ना, कोई मिल गया, एक मूवी देखे थे, कोनो जादू आया और उसके ऊपर हाथ रख दिया, कहा कि तथास्तु बच्चे ले लो मेरा नॉलेज, सब तुम्हारे अंदर चल गया। तो जैसे ही उसको छुआ उसके अंदर गुण चला गया। तो वो हो गया संचरण द्वारा। और एक हो गया प्रेरणा द्वारा, मतलब कोई एक व्यक्ति उसको क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है कि देखो तुमको जीवन में ऐसे करना चाहिए, हम देख रहे हो ना पढ़ लिख करके इतना महान बन गए हैं, ये दुनिया बहुत बढ़िया है, अच्छे से पढ़ लिख जाओगे। तो ये भाई साहब देखे कि हाँ, इधर से ताके कि फलाना जी तो सही में इनका बात सही लग रहा है, तो भाई साहब इनके मोटिवेशन से ये कुछ कर सकते हैं, इनके अंदर गुण पैदा हो जाएगा। समझ रहे ना? तो ये हमारा कहानी क्या हुआ? ये भाई साहब उसको छुए थे नहीं, मारे थे नहीं, तो कैसे इसका गुण उनमें चला गया? इसके अंदर गुण पहले ही से था, ये ध्यान रखना। ये गुण दे नहीं रहे हैं, दिलाया गया है एक ही जगह। कहाँ दिलाया है? संचरण के टाइम छुआ है हाथ से कि लो। घर्षणों में उसके अंदर से उत्पन्न करवाया। लस्टवो वाला क्या है? उसके अंदर से उत्पन्न करवाया है। मतलब हम लोग अपने दैनिक जीवन में ज़्यादातर क्या कर रहे हैं? अंदर से ही उत्पन्न कर रहे हैं। है हम लोग के अंदर छुपा हुआ शक्ति, बट कोई जगा रहा है, कोई नहीं जगा रहा है। तो ये व्यक्ति चाहिए, और इस व्यक्ति को हम लोग अपने जीवन में क्या नाम दिए हैं? गुरु का नाम दिए हैं। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है भाई, वो बड़ा अजीब तरह का इंसान होगा। बिना गुरु का ये कहानी बड़ा अजीब होगी उसकी। तो हम लोग के अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो मार्गदर्शन हो, हमारा कोई दीक्षा गुरु हो। शिक्षा गुरु तो बहुत सारे मिलेंगे, शिक्षा जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं तो, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ कुछ आपको मार्ग भी दिखा रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, इस तरह के मार्ग पे चलना चाहिए। तो ये मेरे गुण को क्या कहेंगे? दीक्षा गुरु कहेंगे, डायरेक्शन वाले टीचर कहेंगे। एजुकेशन वाले टीचर तो तमाम लोग मिलेंगे,
तो ऐसे बहुत सारे कहानी बनते हैं। तो आवेश उत्पन्न करने का भी एक पदार्थ अगर है, ये कोई पदार्थ है तो इसके अंदर आवेश जो आएंगे ये कितने तरीका से ही आवेश जगेंगे, इसका कोई बाहर से नहीं दिया है भाई, जगाना है तो जगाने के ये 3 साधन हैं। अब हमको लग रहा है कि हाँ ये वो साधन है जो देगा इसको, बाकी सब तो इसके अंदर से उत्पन्न कर देगा, है कि नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहला वाला इस पूरे क्लास का, या हम लोग जो पढ़ेंगे इस 12th में, तीनों मेथड तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि भाई साहब ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम को भी देखना है ना, तो नॉलेज लेते रह जाएंगे तो कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो 3 मेथड है, हम यहाँ एक मेथड का जिक्र करेंगे। अगर आपको लगेगा कि दूसरा तीसरा भी जानना है तो कहिएगा कमेंट करके, ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन हम बता दें अपने अंदर से, हृदय से, कि पहला वाला ही बेस्ट तरीका है, इसी का हमारा ज़्यादा पढ़ाई है, यूज भी है। दूसरा तीसरा का हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, समझ रहे हैं ना। तो इंडक्शन, कंडक्शन और ये क्या था, ये फ्रिक्शन था। तो ये क्या कहता है भैया, इसमें कैसे आवेश उत्पन्न हुआ ये पूछना है। तो कह रहा है कि जब दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में रगड़िए, को वस्तु को दूगो, मान लीजिए 2 वस्तु कुछ यही है, ये मार्कर है, ये कागज है, लीजिए भाई रगड़ते हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आवेश की उत्पत्ति होगी, इस पर भी उत्पन्न होंगे, इस पर भी होंगे। अब जरूरी नहीं है कि कौन किस पे गया, वो तो भाई बात की बात है, अभी तो इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हमको जानना है कि इसमें क्या करेंगे, तो 2 वस्तुओं को आपस में टकराएंगे, रगड़ाएंगे। अब मूड़ी टकराइए या पता नहीं आप क्या करें, ये तो आपके ऊपर है। तो भैया इसके कहानी में क्या उत्पन्न हो जाएंगे, आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। कोई पूछेगा कि घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, इसका मतलब कैसे होता होगा, तो सर जी इसमें 2 वस्तु ली जाती होगी, दोनों वस्तु अलग अलग है तो बढ़िया रहेगा, एक ही जैसा है तो मामला थोड़ा अजीब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब दोनों वस्तु अलग अलग है, एकदम रगड़िए, और रगड़ते रगड़ते तब उसमें आ जाएगा आवेश। आवेश उसके अंदर लुकाया था, सोया हुआ था, यूँ समझे कि कुंभकर्ण है, उसको जगाने के लिए बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ रहा है, हाथी बुलाइए, भोजन जुटाइए, खूब उसको मारिए, गद्दा से गए, जागो जागो भाई। तो वही तरह आवेश को जगाना है, तो लुकाया है वस्तु के अंदर, जागो भाई जागो, तो कहेगा कि जगाना है तो पहले लाओ रगड़ो एकदम खूब, तो रगड़ेंगे तो जग जाएगा आवेश। जगने का मतलब यहाँ एक एग्जाम्पल दी है कि रेशम के द्वारा कांच की छड़ को जब रगड़ा जाता है तो कांच पे प्लस भैया आ जाते हैं और रेशम पर माइनस भैया आ जाते हैं, यानी एगो पे माइनस और एगो पर प्लस, 2 जन्म ले लिए इसके अंदर से ही। देखे ना, आ गया ना वो गुण। अब यही गुण क्या करेंगे, आपस में करेंगे आकर्षण, इस कांच को लाएंगे इसके सामने तो खींचेगा उसको, कहेंगे वाह जादू हो गया, रगड़ने से जादू। तो इस तरीक़ा से ये कहानी हमारा क्या हुआ, बना यहाँ तक। और हम लोग को लग रहा है भाई कि जो भी पढ़ाइयाँ हमारी चल रही है, हम लोग आप थोड़ा कमेंट भी करके बताइएगा कि क्या इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा ही, इस पे आपको संतुष्टि है कि और क्लास को लंबा लंबा हम बनाएं क्या। जैसे अभी हम जो रिकॉर्ड किए इतना टाइम का, अगर आपको लग रहा है कि सर और थोड़ा बड़ा क्लास लीजिए तो कोशिश करेंगे, और हम एक घंटा और या उससे भी बड़ा करें। तो इतना अगर रहेगा थोड़ा थोड़ा, मेरे को विश्वास है कि भाई बूंद बूंद तालाब पर हमको भरोसा रहता है। अब आप लोग हैं जो बाढ़ वाले भी, मैंने वो इस ज़माने के लोग सोचते कि ये क्या ली पहाड़ टूट जाए, तो हमारा थोड़ा थ्योरी पुराना है, और पुराना अब तो आप लोग के नज़रे में है, मेरे नज़रों में तो वही है, धैर्य रखना है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत, माली सींचे 100 घड़ा, मौसम आए ही फल होत। यानी हमें अपने मन को याद दिलाना है कि मन भाई धीरे धीरे ही, माली जो है पानी कितना भी दे देगी, लेकिन फिर भी जो मौसम आएंगे तबे तो फल होंगे ना। ये वही व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कहाँ के महान वैज्ञानिक हुए, याद आ रहा है, अमेरिका के। भाई साहब केवल ही वैज्ञानिक ही नहीं थे, वहाँ हम खूब इन पर बातें कहे हैं, 2-4 अक्षर तो इन पर हम जरूर कहे होंगे। देख रहे ना कितना एकदम अध्ययन में खोए हुए हैं,
अपना एकदम जो भी स्टडी कर रहे हैं एकदम खोए हुए भाई, तो ये अपने आप में बहुत महान कलाकार हुए भाई। और कलाकार का मतलब है कोई सिंगिंग का कलाकार नहीं कर रहे हैं, अपने फील्ड में ये महान हुए, समझ रहे हैं ना। तो आज भी अमेरिका के जो डॉलर होते हैं उस पर इनका छवि देखने को मिलता है। तो आइए इस क्लास में इनका जो योगदान है उसको देखते हैं। और ये क्या है भाई साहब, बात 1750 की है। अमेरिका के महान वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्यान रखना है डेट की कब चर्चा करें हम लोग, 1750 ईस्वी। वैज्ञानिक का नाम क्या है वो, तो ये हमारे हैं अमेरिका के महान वैज्ञानिक जिनको हम क्या बोलते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यही वो वैज्ञानिक हुए जो सिद्ध किए, सिद्ध का मतलब कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये साबित किए। अब भाई कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ऐसे ही थोड़ा है हम ही कोई बात को कहते हैं इसी तरह। तो साइंस में यही तो एक खूबी है कि किसी बात को माना नहीं जाता, उसको भाई प्रमाणित करो, तब जा कर के लोग उसको जानेंगे समझेंगे। ये नहीं कोई कह दिया कि बादल गरजता है, बिजली चमकती है भगवान की मर्जी से, तो भाई वो मर्जी तो है लेकिन वो क्यों हुआ उसको नहीं जानेंगे ना, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए इस आवेश के प्रकार में सबसे महान योगदान जो भी है वो व्यक्ति हमारे हो गए कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी। इन्होंने ही सिद्ध किया भाई, साबित किया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कोई हमसे पूछ दे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताइएगा, बोलिए। आप बताइएगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। और इस बात को किसने साबित किया सर, किसका सहयोग रहा इस बात के पीछे, क्या सर जी का? सर जी तो एक माध्यम हो गए, एक जरिया हो गए। असली हमारे महान जो व्यक्ति हुए वो यहाँ पे हैं, ये हैं हमारे महान व्यक्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन जी। इन्हीं का आज योगदान है कि हम लोग आवेश को दो प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों आवेश कौन कौन है, एक बार नाम पुकारा जाए तो एक आवेश हो गए यहाँ पर धनावेश और एक का नाम है ऋणावेश। अंग्रेजी में कहिए तो पॉजिटिव चार्ज और इसको निगेटिव चार्ज। तो ये तो हम लोग सुने ही होंगे, पॉजिटिव निगेटिव प्लस माइनस, नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच। ये पूरा दुनिया दो तरह के ध्रुवों से लग रहा है बनी है ना, हेड टेल, उत्तर दक्षिण, दिन रात। मतलब ये पूरा संसार में देखा है तो बहुत सारे दो ध्रुव है ना, दो तरह के। तो उसी तरह यहाँ भी हो गए। तो यहाँ तक बात तो क्लियर कर दिया गया। अब हम इन दोनों आवेश को बारी बारी से पढ़ लें कि भाई तुम धनावेश जी क्या हो, तुम बताओ भाई ऋणावेश क्या हो। किसी के मन में आया ना कि चलो धनावेश पर चर्चा करते हैं, अब मीटिंग बैठाया गया कि तनी धनावेश पर आज पार्टी होगी, तो भाई उसका परिचय तो जानेंगे ना, तभी ना पार्टी करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि धनावेश क्या चीज़ होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका होगा अपने दैनिक जीवन को जोड़कर। अगर एक व्यक्ति को आप सकारात्मक कब घोषित करते हैं, उसमें ज़्यादा बुराइयां देख करके कि उसमें अच्छाइयां देख करके, यूँ ही समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल है, तो हम लोग अपने जीवन में किसी को अच्छा घोषित करते हैं तो देखते हैं कि उनमें कमी बहुत कम है ना, तभी हमारे लिए अच्छा है। तो कमी जो हम बात बता रहे हैं उसको अगर हम लोग मान लें अपने जीवन में, इलेक्ट्रॉन कमी जो है, जो उनकी कमियां माइनस जो भी कहिए, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मानकर अगर हम लोग बातों को पढ़ें कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन जो है निकलने लगा, कि भाई हम मेहनत किए, अच्छा से पढ़ाई लिखाई किए और हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो हमारे शरीर से माइनस बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन ही माइनस था, वही मेरा कमी था, वही मेरा दुख दर्द था, निकल गया सब। तो हमारे शरीर में क्या बचा, सही चीज़ें बचा, अच्छाई बची। तो अच्छाई का चिन्ह क्या लेते हैं हम लोग, प्लस में ले लेते हैं, तो हमारा शरीर प्लस हो गया। तो उसी तरह यहाँ वस्तुओं के साथ भी होती है, हमारे बॉडी के साथ भी है। ऐसा बात नहीं है, मतलब कि वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ध्यान रखना है। इस पूरे संसार में कोई भी पदार्थ लीजिए, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, मतलब उसकी नकारात्मक खत्म हो गई है, तो भाई उस पदार्थ में उत्पन्न जो आवेश होंगे उसका नाम होगा धनावेश। बड़ा न खतरनाक सर परिभाषा हुआ भैया। ऐसा पदार्थ है
कि उसमें इलेक्ट्रॉन ही गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन उसका घर छोड़ के भाग गए, तो अब उसके घर में क्या बचे होंगे? प्लस लोग बचे होंगे, अच्छे अच्छे लोग बचे होंगे। माइनस भैया भाग गया है। अब ऐसे ही नहीं भागेगा, कुछ कारण होगा तब ना भागेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि रेशम द्वारा, किसके द्वारा जी? रेशम द्वारा कांच की छड़ को खूब रगड़िए एकदम। देखिए यहाँ पर ये हमारे हरा रंग का जो रेशम है, आई भाई साहब हमारे कांच के छड़ हैं। अब इन्हीं को और इस रेशम के साथ क्या किया गया? रगड़ा गया पूरा एकदम। आप लोगों से एक चीज़ और बता दें कि हम लोग जो पीछे आवेश उत्पन्न करने की विधि शुरू किए थे उसमें 3 विधि था, जिसमें एक का नाम हमारा क्या हुआ था? घर्षण वाला, एक का नाम था हमारा संचरण वाला, और एक का नाम क्या था? वो घर्षण हो ही गया, संचरण हो ही गया। एक शायद हमें लग रहा है कि प्रेरणा द्वारा, माने दूर से ही प्रेरणा करते थे ना। तो भाई साहब उन 2 पर हम चर्चा नहीं किए हैं। मेन मुद्दा हमारा क्या था? घर्षण वाला। हम लोग उस क्लास में भी शायद इसी पर बातचीत किए होंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या आवेश उत्पन्न करने की वो दोनों विधियां भी पढ़ना चाहेंगे कि इससे संतुष्ट हैं। अब एग्ज़ाम से ज़्यादा कोई ताल्लुक है नहीं, आने वाले हमारे पढ़ाई में उन लोग का नाम जरूर आएगा, ऐसा बात तो है नहीं। इसीलिए हम आप लोगों से पहले ही कह दे रहे हैं। ये मत समझिए कि सर जी आप कहे नहीं, डायरेक्टली उड़ा दिए हवा में, तो ऐसा बात नहीं है। तो रेशम के द्वारा कांच की छड़ को पूरा रगड़ा गया, तो रगड़ने पर कांच पर जो है ना धनावेश उत्पन्न हो गया। कांच पर क्या उत्पन्न हो गया? धनावेश। आप इन दोनों चित्रों को देखिए, रेशम पर माइनस, इस पर क्या गया? प्लस। ये भाई पदार्थ के प्रकृति पे डिपेंड करता है, सभी पदार्थ के साथ एक ही जैसा नहीं होगा ना। ये उस पदार्थ की रचना कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। तो रेशम से कांच ले खूब रगड़ा गया, तो भाई साहब एगो पे आ गए माइनस, एगो पे क्या आ गए? प्लस। मतलब प्लस आने का अर्थ हुआ कि इसके टोटल माइनस इसमें से भाग गए। है माइनस का मतलब इसका टोटल प्लस भाग गया। इस साफ के साफ एकदम नकारात्मक के आदमी है, और इस साफ के साफ राजा हरिश्चंद्र है। अजीबे हो गया दोनों के दोनों। अब ये दोनों में बताइए, ये दोनों को अगर एक दूसरे के पास लाया जाए तो लोग कहे तब सुने खूब प्लस हो गए हो, तो कहे हाँ हमू सुने खूब माइनस हो गए हो। तो क्या करें हम लोग, ऐसा ज़िंदगी है, होना पड़ता है। तो भाई साहब आज के बाद जब भी धनावेश शब्द कहेगा तो आप समझिएगा उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। इस बात को अगर कुछ अन्य तरीका से भी समझना चाहेंगे तो ध्यान रखिए, हम लोगों को जब भी पॉजिटिव का नाम आ जाए, जब भी क्या चीज़ का नाम आ जाए? पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव का मतलब पदार्थ क्या है? प्लस में है। पदार्थ क्या है बोलिए? मैंने पदार्थ पे आवेश कैसा है, सॉरी पदार्थ की बात जो कर रहे हैं ऐसे ही मिला लीजिए। तो पदार्थ पे आवेश कैसा है सर जी? धनावेश है ना। कौन है जी? धनावेश। तो क्या इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई होगी कि इलेक्ट्रॉन घट गया होगा? बोलिए। तो जाहिर सी बात है ऊपर हम लोग लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। हमसे कोई आकर पूछा ना कि सर ये जो मार्कर है ना अभी फिलहाल में ना प्लस में है, मतलब ये धनावेश है, तो इसमें बताइए सर इलेक्ट्रॉन कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो भाई साहब जब ये प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसका। अब मन में यह था कि सर इलेक्ट्रॉन काहे छोड़ रहा है पदार्थ से घर? मन में हमारे भी आ रहा है, मान लीजिए कोई पदार्थ है ना, इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन घर छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन घर छोड़ने का मतलब ये पदार्थ क्या बन गया? प्लस में बन गया, क्योंकि इसका सारा नकारात्मक दुख दर्द भाग गया। तो सर ये काहे ये भागा था, अहे जी प्लस कैसे बच गया? तो आइए थोड़ा हम पदार्थ के कुछ बेसिक चर्चा करते हैं जो आप लोग को पता हो। तो पदार्थ किससे बना है? परमाणु से। पदार्थ किससे बना है सर जी? परमाणु से। परमाणु के आकार गोलाकार। इसके मेन हीरो नाभिक, नाभिके में सारा ताकत होता है। नाभिक के अंदर कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पे प्लस, नाभिक पे कुछ नहीं पता। नाभिक के चारों ओर हीरो बनते हैं कौन जी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। पावर किसमें है भैया? प्रोटॉन के पास है। न्यूट्रॉन के पास भी कुछ भी होगा, लेकिन नाभिक के अंदर टोटल पावर है, तो इसके पावर के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई अदर पदार्थ के साथ
इसकी टक्कर कराई जाती है, माने कोई और पदार्थ से रगड़ाते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि हम ही जगह बदलेंगे तो बदलेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन भर हम गुलामी किए, हम जाएंगे दूसरा घर में। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहता है कि ना ना, हम लोग तो राजा हैं, हम लोग नाभि के अंदर रहते हैं, हम लोग घर छोड़ के नहीं जाएंगे, जाओ भाग जाओ तुम घर छोड़ के। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा वैसे ही इसके घर में खाली क्या बचेगा? पी बचेगा भैया। पी माने प्रोटॉन बचेगा, समझ रहे हैं? तो उसका पूरा घर प्लस हो गया, उसके नकारात्मक भैया लोग भाग गए, ऐसे समझ लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि जब भी हम लोगों से कोई पूछे कि कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वो पदार्थ प्लस में हो गया। इलेक्ट्रॉन काहे कम हुआ भैया? क्योंकि वह गतिशील होता है, वह घर छोड़ने पर राजी है, प्रोटॉन राजी नहीं है ना। तो आइए अब इसका दूसर का भैया पर चर्चा करें, जिस पर कबे से हम लोग बात कर रहे थे, ऋणावेश। ऋणावेश क्या होता है सर जी? देखिए, निगेटिव चार्ज ये क्या कहता है? ये कहता है कि वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। आ गया ना मुद्दा? पीछे इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी, आज इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। ये तो हमारी ज़िंदगी की तरह है, चीज़ें वहीं के वहीं रहती है, भाव बढ़ जाती है। कभी हमारे मार्केट में वो वस्तु का वैल्यू एकदम कम रहता है और कभी हमारे मार्केट में उसी वस्तु का वैल्यू एकदम ज़्यादा हो जाता है। क्या माजरा है ये, समझ नहीं आता। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पदार्थ में उत्पन्न जो होंगे आवेश वो होंगे ऋणावेश कहलाएंगे। यहाँ वही एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं, कौन भारी बात है। मतलब जब इन दोनों में रगड़ कराई गई, फ्रिक्शन किया गया, तो एगो पे आ गया माइनस और एगो पे आ गया क्या? प्लस। तो इसके घर में लिखा भी है ना कि रेशम के द्वारा कांच की छड़ को रगड़ने पर रेशम का कपड़ा जो है ऋणावेशित हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आ जाए तो लिखने के लिए अच्छा जरिया है। तो भाई साहब रेशम को ले लीजिए और कांच को ले लीजिए, इन दोनों को रगड़ाइए खूब। तो अब समझ लीजिए कि भाई साहब इस कांच से इलेक्ट्रॉन इसमें चल के आ गए होंगे, तभी नहीं माइनस हुआ है। इसको अगर बढ़िया से समझना चाहेंगे तो यहाँ आके समझते हैं। देखिए, ये दो पदार्थ है मेरे पास, एगो पदार्थ ए है, एगो पदार्थ हमारे पास मान लीजिए बी है, दोनों अलग अलग है। अब इन दोनों को आपस में किए खूब रगड़ाओ, लो भैया खूब रगड़ाओ करो, एकदम आपस में हो रहा है, एकदम रगड़ाओ। तो भाई साहब कौन जो है घर छोड़ेगा? बताइए, घर कौन छोड़ता था? पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, घर छोड़ता था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गुस्सा में घर छोड़ के गया कि जा रहे, अब तुम्हारे घरे नहीं रहेंगे, तुम हमको इतना दिन तक गलत बोलते रहे, हम माना कि गलत आदमी है, लेकिन भाई साहब हम एक दिन अच्छे भी तो हो सकते हैं मेहनत करके। तो कोई बोले कि ठीक है जाओ मेहनत करके महान बन जाओ, क्या दिक्कत है। अभी बेचारा इसी में से मान लीजिए, इसी में से घर छोड़ के आया इसके घर इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब इसमें से जब निकला तो इसका घर एकदम प्लस ले भर न गया, एकदम चारों तरफ प्लस प्लस छा गए। हे में आया तो ये जहाँ जाएगा वहाँ अपना माहौल बना देगा, क्योंकि भाई ये तो पहले ही से नकारात्मक आदमी है। जिसके माहौल में जाएगा वो हिजे के माहौल को भी, अगर एक आलू जो है बोड़ा में सड़ जाता है तो अपने आसपास के आलू को भी सड़ाने लगता है, या एक मछलियाँ तालाब में मर गई तो अपने आसपास गंध फैलाने लगती है। तो कुछ बातें यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही है। इलेक्ट्रॉन गया इसके घर में और चारों तरफ माइनस फैलाने लगा, तो माइनस 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 एकदम बाप रे पूरा माइनस का हाथ कर दिया, बाढ़ कर दिया एकदम। तो भाई साहब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता। हेजी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? हेजी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो प्लस में, और जब भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो माइनस में। इस तरह से हमारा कहानी बनी। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। भाई थोड़ा बहुत कमेंट करके बताते रहिए कि मेरी मेहनत जो है आप लोगों के लिए थोड़ा भी सहयोग कर रही है क्या। हम तो लगे हुए हैं, हम तो सीख रहे हैं, ये तो मेरा सीखने की कहानी है। सबसे हमको खुशी यही मिलता है कि हम पढ़ाते भी हैं, सीखते भी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम केवल पढ़ाते हैं, नहीं भैया,
हमारे अंदर यही तो गुण है, सीखने का मज़ा आता है। और भाई पढ़ाना तो मेरा, ये समझ रहे ना, मेरा सबसे पसंदीदा, मेरा जीवन ही एक तरह से है ये। इस पर हम क्या शब्द कह सकते हैं। इस काम को करने में हमको इतना आनंद आता है, इतना मस्ती आती है कि क्या बताएं। अब समझिए कि रात को ही जगे हुए एकदम पूड़ी उड़ी के समय, चलिए आप लोग जान ही रहे हैं, 2 बजे गाड़ी खुली, वहाँ से घर आए, सुबह 6 बजे क्लास भी है, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटा मान लीजिए आदमी सोए होंगे खूब से, क्योंकि भाई अब 2 बजे आए हैं तो घरे आने में आप बिस्तर पर कहते क्या नींद थोड़े आ जाएगा, थोड़ा तो जन्मे करते हैं, आदमी को नींद आने में समय लगते हैं। अब उतने कम समय सोने के बावजूद भी फिर सुबह में क्लास ले लिए एकदम 2 घंटा लगातार, सुबह 6 बजे चल दीजिए घर से, एकदम निकलिए। फिर अभी देखिए थोड़ा सा दिन में 1 घंटा का रेस्ट लिए कि भाई अब एकदम हमारा आँख जैसे गड़ रहा था एकदम, और अभी एकदम ऊर्जा से भरपूर, क्योंकि हम मज़ा आ रहा है इस काम को करने में। तो जिस काम को अगर करने में आपको मज़ा आने लगे ना, आप 50% पहले ही सफल हो गए। जहाँ तक मेरा विचार है 50% ज़िंदगी का सफल है, खुद में 50% हम क्या हो गए, सफल हो गए। किससे भैया, आप जिस काम को कर रहे हैं उससे अगर आपको प्रेम हो गया तो आपकी आधा ज़िंदगी तो ऐसे ही सफल है। बाकी जीवन जीने के लिए तो आर्थिक, सामाजिक, ये सब तो बात है ही, लेकिन आंतरिक उसका सुख बहुत मस्त है, क्योंकि वो प्रेम करने वाले काम में है। लेकिन दुनिया के ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिस काम को कर रहे हैं उसी से वो तबाह हैं, उसी काम से उनको नफरत है। क्यों? क्योंकि वो काम उनका नहीं था, किसी और का था, किसी और ने वहाँ पर उनको पहुँचा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। किसका गुण, अंग्रेजी में कहें तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, गुण। ऐसे एक गुण होता है जो खाने वाला, एक गुण होता है बताने वाला। तो हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, हम लोग बताने वाले गुण पर चर्चा करेंगे ना। तो आवेश के अंदर बहुत सारे गुण हैं, जिनमें से हम कुछ गुण को यहाँ उल्लेख करेंगे। भाई आवेश है, गति में रहता है तो भी इसकी पढ़ाई करते हैं हम लोग, स्थिर रहता है तो भी इसकी पढ़ाई होती है। तो आवेश तो कुछ तो गुणवान वाला होगा ना इंसान, ऐसे इंसान नहीं है, फिर भी हम लोग मानते हैं कि इसको जब इस धरती पर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ तो इसमें गुण होगा। हम लोग भी इस धरती पे हैं तो कुछ तो हमारे अंदर गुण होगा, बिना गुण के तो इस धरती पे कोई चीज़ बनी नहीं होगी। तो आइए इस आवेश के गुण को देखते हैं। और इसमें पहला ऐसे लिखा है, आवेश का गुण निम्न है। तो पहला करें कि आवेश जो होते हैं योगात्मक होते हैं। ये शब्द जो है क्या बता रहे हैं सर, योगात्मक। ये जो शब्द है हम लोग इसे कहेंगे जोड़ने की कहानी। योग मतलब क्या होता है, जोड़, यानी आवेश को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। मतलब जो हम लोग मैथमेटिकल काम करते हैं उसमें आवेशों के साथ जोड़ घटाव का प्रोसेस हो जाएगा। मान लीजिए कि हमको जोड़ना है, कोई 2 पदार्थ हैं, ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, इसमें कुछ आवेश हमारा क्या हुए, आ गए दूसरे पदार्थ से। मान लीजिए कि ए पदार्थ है, ये बी है, इसमें से कुछ चल के इसमें आए, तो भाई आएंगे तो अब वो प्लस है कि माइनस है, यहाँ जोड़ घटाव कर सकते हैं कि इस पदार्थ में कितना आवेश हैं, आवेश बढ़े हैं कि घटे हैं, इनका हम अंतर भी निकाल लेंगे। बढ़ गया है तो इसका मतलब प्लस हो गया है, कम हो गया इसका मतलब माइनस हो गया है। तो ये दिखा रहा है भैया क्या, जोड़ घटाव की कहानी। मतलब आवेश के साथ हम चाहें तो मैथ की प्रोसेस जो होती है जोड़ घटाव वाली हम कर सकते हैं। मेन समझिए इस बात को। कोई भी हमसे पूछेगा कि क्या आवेश के साथ जोड़ घटाव होगा, बिल्कुल होगा। ये ऐसा गुण वाला व्यक्ति है, इसका मतलब मैथमेटिकल काम इस पर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक जैसे प्रकृति के जो आवेश होंगे वो आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। ये थोड़ा सा ज़बरदस्त बात कह रहा है। मतलब एक जैसे नेचर वाले, एक जैसे स्वभाव वाले 2 व्यक्ति जो हैं, मान लीजिए 2 दुकान खोल रहे हैं, एक कपड़ा बेच रहे हैं और उन्हीं के बगल में एगो और ही कपड़ा के दुकान खुल रहा है। अब दोनों के जो नेचर, जो स्वभाव होगा, थोड़ा सा वो लोगों में क्या होगा, विरोध जैसा होगा। ये फलनवा के दुकान खोल दिया, कैसे उसके दुकान पे ग्राहक जा रहे हैं, बड़ा सोचेगा, है कि नहीं। मतलब थोड़ा सा उनके बीच टकरार चलेगा। तो अगर एक जैसे प्रकृति के हैं, एक जैसे काम वाले, अगर वहीं कपड़ा के दुकान है, एगो आ करके वहाँ पर कोई किराना स्टोर खोल दिया,
तो अब दोनों में बनता रहेगा, देखो ना भाई तुम भी मेरे पास ग्राहक भेजना, हम भी तुमको भेजेंगे, तुम भी मेरा बड़ाई करना, हम भी तुम्हारा करेंगे। देख रहा कितना बढ़िया बात हो रहा है। अगर वही दोनों का एक जैसा दुकान था, दोनों के एक जैसे नेचर हो गया ना, आपस में विरोध करेंगे ना। तो इस चीज़ को अगर हम एक चित्र के द्वारा बताना चाहें तो इसको हम ऐसे कहें, मान लीजिए ये कोई हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और साथ में यहाँ भी उसी जैसे नेचर का प्लस क्यू आवेश है। तो अब इन दोनों में क्या होगा, टकरार होगा। ये भाई साहब एकदम गुस्सा में उसके आगे बढ़ना तो चाहेंगे लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे, एकदम भागने लगेंगे। थोड़ा इसको बढ़िया से बनाते हैं, देखिए ये क्या करेंगे, ये लगेंगे भागने, इधर भागेंगे ऐसे, उसके तरफ नहीं जाना चाहेंगे, कहें कि ना हम भाग रहे हैं, तुमसे मेरे को लगाव नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम भी मेरे ही जैसे हो। तो अपने जैसे आदमी से इसको विरोध हो रहा है, समझ रहे हैं ना। ये लोग आपस में, इधर से ये चिल्ला रहा है उसके ऊपर और उधर से ये चिल्ला रहा है इसके ऊपर, आदमी चिल्लाते हैं हे हेलो भागो यहाँ से, ऐसे चिल्ला रहा है। तो एक जैसे आवेश है, अगर माइनसो माइनस है, माइनस क्यू है और साथ में यहाँ भी माइनस क्यू है, तो ये दोनों लोग भी क्या करेंगे, आपस में भागने की बात करेंगे। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। तीसरा जो है वहीं इसके विपरीत काम है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर अलग अलग प्रकृति के आवेश होंगे तो ये आपस में आकर्षण करेंगे। कभी कभी हम लोग इस एग्जाम्पल को अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं। जैसे अभी हम वो दुकान वाला बताएं, दोस्तों के बीच, घर में आप देखेंगे खासकर एक माँ है, तो माँ ज़्यादातर आप देखिएगा तो लड़के के प्रति यानी अपने पुत्र के प्रति ज़्यादा उसका लगाव होता है कि नहीं, ऐसा खिंचाव होता है। ऐसे लगाव तो सबके साथ है लेकिन ज़्यादा खिंचाव उधर जाता है। एक लड़की है तो उसका खिंचाव देखिएगा तो ज़्यादा पिता के तरफ जाता है। मतलब यहाँ पर जो प्रकृति है, अगर मान लीजिए ये मेल हो गया एगो फीमेल हो गया, तो इन दोनों के बीच ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इन दोनों का ऐसा नेचर बना है अट्रैक्शन होने का। अगर वहीं फीमेल ही है दोनों, तो थोड़ा सा इनके बीच पहले जैसा अट्रैक्शन नहीं रहेगा क्योंकि दोनों एक जैसे प्रकृति के हो गए हैं। तो ये हमारे जीवन के साथ भी ऐसा लागू होता है, समझ रहे हैं ना। अब एक लड़का है तो एक लड़की की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, मतलब ये मेल हो गया वो फीमेल हो गया, तो दोनों में अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो ये हमारे क्या है, दैनिक जीवन में भी ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग, यानी एक प्लस है आवेश और एक मान लीजिए माइनस है आवेश, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कहेंगे आओ भाई अब गले मिलते हैं, आओ हम लोग दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। गले मिल गए दोनों, समझ रहे हैं, दोनों दोस्त हो गए, अब चलो भाई पार्टी वार्टी कराते रहो। तो ये जो चित्र दिखा रहा है ये क्या है, एक दूसरे को आकर्षण करने की बात हो रही है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो 3 गो गुण यहाँ से हम लोग जाने आवेश का। और भी गुण है लगभग, हम यहाँ पर इनको भी जान लेते हैं। एक गुण कह रहा है कि आवेश जो होते हैं वो संरक्षित होते हैं। वाह, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। यहाँ से ही हम लोग का एक अलग से टॉपिक बनेगा, एक प्रश्न बनेगा, उस पर हम पढ़ाई करेंगे। ये हमारा एक थ्योरी के अंतर्गत में इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आवेश बस इतना जानिए कि आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। ये क्या संरक्षित होते हैं नहीं होते हैं, हम इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो पहले बताइए आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं। एगो गुण जान गए हम लोग। एक जैसे आवेश हैं तो आपस में प्रतिकर्षण, अलग अलग आवेश हैं तो आपस में आकर्षण। और आवेश जो होते हैं ये संरक्षित, सुरक्षित, माने इनको कोई हानि नहीं हो सकता। ये भाई साहब मस्त व्यक्ति हैं। और अगला कह रहा है कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। ये क्वांटमीकरण भी एक मैथमेटिकल कहानी है, इसका भी हमें पढ़ाई करना होगा, हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ बस थोड़ा समझ लीजिए कि आवेश के ये गुण होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अब मन में तो बन ही रहा प्रश्न कि सर ये क्वांटमीकरण क्या होता है, सर ये संरक्षित क्या होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, धैर्य रखिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो चलिए आपके इस पहले प्रश्न, अगर इस पे प्रश्न खड़ा हो रहे हैं तो इसी का हम आंसर करेंगे ना। तो आइए इसका भी एक अलग से हेडिंग डाला जाता है और ख़ास ये क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम में यहाँ से VVI के तौर पर ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कहें तो इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
इसका अगर एक हेडिंग बनाया जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत का नियम कहिए या आवेश के संरक्षण सिद्धांत को ही, मतलब वही एक नाम भाई अलग अलग हो सकता है पलट दे एग्जाम में। तो आइए इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को, इस बात को हम समझते हैं कि कहता क्या है। भाई जब कह दिया है तो उसको मानना तो पड़ेगा, प्रमाणित भी तो होना चाहिए। अब गलती होगा तो थोड़े मानेंगे, हो सकता है कोई बातों को बदल भी दे, है कि नहीं, लेकिन ये तो बदलाने वाला नहीं है। जो चीज़ें नहीं बदलता है उसे हम मुख्य रूप से नियम कहते हैं। साइंस में नियम नहीं बदलता है, थ्योरी यानी सिद्धांत में हो सकता है कुछ चेंजिंग आ जाए, इसको नियम ही कहना उचित रहेगा। आवेश के संरक्षण का नियम कह देना तो ये कोई गलत नहीं है, नियम ही बढ़िया रहेगा। अब लग गया है इसके साथ सिद्धांत तो बड़ा अजीब लग रहा है। देखिए आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ये क्या होता है, ये कहता क्या है। जब भी हमसे प्रश्न पूछे कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत या आवेश का संरक्षण नियम क्या है, आप बताइए, तो आप क्या कहिएगा प्रभु? कहिए कि किसी बंद निकाय, अब ये जो शब्द आया है आपके पास कुछ डरावना जैसा लग रहा होगा। निकाय मतलब एक सिस्टम, एक व्यवस्था। जैसे हमारा ये जो रूम है, ये जो कमरा है, एक सिस्टम व्यवस्था है, इसी के अंदर में हम ये सारे उपकरण, सारे सामान को रखे हैं। ये एक बंद कमरा हो गया या एक बंद सिस्टम हो गया, या एक समूह में, जैसे हम अपने क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम हमारा क्या है, बंद सिस्टम हो गया वहाँ पर मान लीजिए। तो कह रहा है कि किसी बंद निकाय में कुल आवेश का जो मान होता है वो हमेशा, एक बार नहीं, हमेशा स्थिर होता है। फिर से एक बार पढ़िए कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है सर जी। तो ये कहता है कि किसी बंद निकाय में कोई भी एक सिस्टम ऐसा हो, कभी कभी विलगित निकाय भी कहा जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। ये थोड़ा वर्ड जो है खतरनाक लग रहा है, इसको हम समझेंगे, तुरंत ही समझेंगे कि सर ये क्या हो रहा है बंद सिस्टम, इसको हम समझा रहे हैं। पहले ही समझिए कि किसी बंद निकाय में जो भी आवेश होता है वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर मतलब ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, जितना पहले था उतना ही रहता है। फिर से बोले, ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, जितना पहले था उतना ही रहता है। इसका एक एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपया है, आप चले गए मेला घूमने गए तो वहाँ पर भाई साहब कोनो दोस्त आपका भेटा गया, आपको खिला दिया 10 रुपये के, आप तो खा तो लिए लेकिन आपका कुल पैसा जो है वो क्या है, स्थिर है। ना तो आपका 100 रुपये से बढ़ा ना तो 100 रुपये से आपके घटा, लेकिन आपने खा भी लिया। तो ये बात को आप क्या कहेंगे कि मेरा 100 रुपया सुरक्षित है, स्थिर है। तो कुछ ऐसे ही कहानी है, और इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, लेकिन इस बात को पहले बढ़िया से समझें, इसको हम अच्छे से समझ लें तभी हम कुछ कहेंगे। तो देखिए इसको समझाने के लिए हम कुछ करें, जगह तो आइए नहीं, यहाँ पर समझते हैं छोटा सा बात बनाकर। देखिए हम एक बंद सिस्टम बना रहे हैं, जैसे ये एक बंद सिस्टम माने एक बंद जगह है। ये इसी बंद जगह को हम नाम देंगे निकाय, यानी ये वाला बात जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंट कर रहा है, समझिए। और एक अलग से बंद सिस्टम बना लेते हैं, इसमें 2 पदार्थ रखते हैं। मान लीजिए कि एगो पदार्थ है, एगो इस तरह का पदार्थ है, 2 एगो ए और एगो बी। यहाँ भी इसी पदार्थ को रखिए, एगो ए और एगो बी, ठीक है, इस तरीक़ा से समझने के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों पदार्थों को देख रहे हैं कि जब ये अपने असली रूप में रह रहे हैं, माने इनको रगड़ा नहीं गया है, इनको ऐसे ही देखा जा रहा है, तो इन पर जो चार्ज होगा, दुनिया के जो भी चीज़ें होती है अपने आप में, वो एक तरह से उदासीन है। अब मेरे पास मार्कर है तो इसके परमाणु जो है अपने आप में क्या है, उदासीन है। जब तक इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोनो दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक इसके परमाणु क्या होंगे, उदासीन। अरे परमाणु भैया, जो परमाणु होते हैं मुख्य रूप से ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पी का और ई का जो बैलेंस होता है ये क्या रहता है, ठीक ठाक रहता है। कोई पूछ देगा कि परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, तो आप क्या बताइएगा? क्या परमाणु धनात्मक होता है?
परमाणु ऋणात्मक होता है कि परमाणु उदासीन होता है? तो आप बताएंगे कि परमाणु सर उदासीन होता है। तो ये ए वाला जो पदार्थ है ये अपने आप में क्या है भैया? उदासीन। ये जो बी वाले पदार्थ है ये अपने आप में क्या है सर? उदासीन। तो उदासीन का मतलब इस पर आवेश कितना है? ए पर 0। उदास है मतलब आवेश पता ही नहीं है कि प्लस है कि माइनस है। बी पर सर कितना आवेश है? इस पर भी 0 है। उदास चीज पर आवेश कितना होता है बताइए? 0। तो कुल अगर हमसे कोई पूछे कि कुल आवेश कितना है सर, इस सिस्टम के, इस व्यवस्था का कुल आवेश कितना? 0। समझ रहे हैं मेरी बात? इस सिस्टम का कुल आवेश कितना हो गया? 0। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करें? रगड़ते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करें? रगड़ते हैं। थोड़ा सा रुकिए ना, इसको हम बेहतरीन तरीका से लिखना चाहेंगे। यहाँ से थोड़ा जगह हम चेंज करें, यहाँ आते हैं। हमको लग रहा है कि छोटा सा चित्र बनाए है ना, तो आप लोग को दुख हो रहा होगा, पता नहीं कैसे दुख को ठीक किया जाए। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या बनाए थे? एक सिस्टम ऐसे ना, ये एक सिस्टम। अब तो यहाँ रंग बिरंग बनाएंगे। अब चिंता मत करिए, आ गए हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ कहानी बनेगी। पदार्थ ये वाला ऐसे ले लीजिए एगो पदार्थ, और एगो पदार्थ को कलर दे दीजिए जाए कौन? हाँ चलिए ये ले लीजिए ऐसे। चलिए दो पदार्थ हो गए। और ठीक इसी तरह यहाँ भी एगो बना लिए जाए। ये बंद सिस्टम है। यहाँ भी कुछ वैसे ही किया जाए। ये वाला हमारा गोला, रुक जी, गोला को उसी कलर में बनाए, है ना। अब जब आप लोग बात करिए दिए हैं कि सर तनी रंग बिरंगा बनाइए, तो लीजिए। ये वाला क्या है सर जी? है जो बाहर से हम बनाए हैं, क्या है? निकाय है। ठीक है। अपने शुरुआती रूप में ये भाई साहब जो हैं, ए वाले पदार्थ मान लीजिए ए है, ये बी है। तो ये अपने शुरुआती रूप में ये क्या है? इस शुरुआती रूप में इन पर आवेश कितना है? इन पर भी 0, इन पर भी 0। तो कुल इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा बताइए? तो दोनों पे जब उदास है तो 0, दोनों उदास। अब मान लीजिए दो ऐसा आदमी को बैठा दीजिए आमने सामने कि दोनों बीमारता है, वो ऐसे बीमार, एगो और ही सामने वो बीमार। तो दो गो बीमार जब आपस में बैठेंगे तो क्या करेंगे? दोनों बीमार होकर गिर गए। समझ रहे ना? तो कुल यहाँ 0 हो गया। अब दोनों को आपस में हम रगड़ाएं, घर्षण करें, क्योंकि आवेश उत्पन्न करना है। आवेश उत्पन्न करने की तो 3 विधियां हमने सुना था नाम ना, जिसमें पहला हम लोग पढ़े थे। अब हम घर्षण किए, तो मान लीजिए कि इस पर घर्षण हुआ, तो भाई साहब इस पर माने कि इस पे प्लस प्लस आवेश आ गए, ये हो गया धनात्मक। और ये भाई साहब क्या हो गए? ऋणात्मक। ये वाले माइनस हो गए। समझ रहे हैं? अब एक मान रख दिया जाए। चलिए इस पर मान लीजिए 5 कूलम के प्लस आ गए। 5 कूलम समझते हैं आवेश का मात्रक है। 5 कूलम प्लस इस पर आवेश आ गए। और हमको ये भी पता है ना कि जितना प्लस कहाँ से, ये भैया माइनस ना इस पर जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं, मैंने हम अपने कह रहे हैं। जितना इसमें उत्पन्न होता है उतना ही इस पर भी बनता है कहानी। और इस पर भी क्या होगा भाई? मान लीजिए ये प्लस है तो प्लस 5 कूलम। अब हमसे कोई पूछे कि कुल बताइए, कुल बताइए कि इस निकाय का आवेश क्या होगा? कुल आवेश बोलिए जल्दी। तो कुल कितना हुआ? -5 प्लस 5 जोड़ेंगे ना तो कुल मिला के 0। इस बात से हमको क्या सीख मिल रहा है? इस निकाय का, इस व्यवस्था का टोटल कहानी जो रहा है आवेश का, कितना रहा जी? 0। लेकिन हमने रगड़ करके इन पे आवेश उत्पन्न कर दिया, आवेश उत्पन्न हो गया, जाग गया शक्ति। फिर भी इस टोटल निकाय का जो आवेश है, इस टोटल निकाय का वो कितना रहा? 0 ही रहा, स्थिर ही रहा। तो ये वही बात कहना चाहता था कि किसी भी बंद निकाय का जो आवेश होता है वो हमेशा स्थिर होता है। चाहे आवेश को उत्पन्न कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ आवेश उत्पन्न नहीं हुआ? बोलिए। हाँ सर, आवेश तो उत्पन्न हो गया, लेकिन मेन परिणाम सर क्या आया? 0 आया। कुछ हमारी पढ़ाई लिखाई की तरह हमने मेहनत खूब किया, खूब पढ़ाई किया, और रिजल्ट टेस्ट में ला दिए 0। कहेंगे बड़ा मेहनत किए थे, तो कह देंगे भैया तुम्हारा मेहनत स्थिर था, ना तो बढ़ा ना तो घटा, तुम वही लेवल पे हो। तो
इस तरीक़ा से ये बातें हमें समझ में आ रही है कि किसी भी बंद सिस्टम में, किसी भी बंद एक व्यवस्था के अंदर कुल जो आवेश होते हैं वो एक स्थिर रहते हैं, ना तो ये बढ़ेंगे ना तो ये घटेंगे। तो क्या सर आवेश उत्पन्न हुआ ही नहीं? पहले वाले पदार्थ में दूसरे वाले पदार्थ में ये क्या हुए, अपना आए गए। तो अब आइए हम चलते हैं अपने मुद्दा की बात पर। बड़ा खतरनाक ये जानकारी रहा, हमें उम्मीद है कि इस तरह की जानकारी आपको टेंशन दे रहा होगा, है ना। चलिए, टेंशन कभी कभी होता है, जीवन है, क्या करिएगा। ऊपर की बात को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, और ये कह रहा है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसीलिए आवेश संरक्षित रहता है। अब कहेंगे क्या सर कुल आप मजाक कर रहे हैं, अभी ये होने आवेश उत्पन्न किए थे आप, अभी ये जी कह रहे हैं कि आवेश उत्पन्न नहीं होता है। तो भैया इस चित्र में आपको क्या दिखाई दिया, हम आवेश जो उत्पन्न किए थे, कहाँ गया जी कह रहे हैं कि कीप करो भाई, ये कहाँ गया जी, अरे आओ जी, कहने गया तुम, देख रहे हैं ना खिसिया गया है कबो कबो, हम सोच रहे हैं हुआ है लेकिन ये नहीं रहा। आ जाओ भैया आ जाओ, काहे गुस्सा में हो, आओ। ये खिसिया गया है, इसका कहना है कि हम नहीं आएंगे, आओ जी, कहने रुक जी रुकिए, तो रुक जी, आएगा कहा नहीं, देख रहे हैं ना, हम जब हार नहीं मानते हम भी। ये क्या कह रहे सर, हेजी आवेश कैसे उत्पन्न हो गया, इसको और बढ़िया से समझें। ये पदार्थ और ये पदार्थ जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, रब किया गया, तो भाई साहब इसमें से मान लीजिए निकल के गया, यानी जो माइनस होता है ना, अगर ये माइनस है ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन आए होंगे इस पदार्थ से, जैसे ए है और ये बी है, तो बी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो ये हो गया ऋणात्मक, तो ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कुल कितना वैल्यू आया था, 0 आया था। तो 0 आने से क्या समझ में आया, बातें बढ़ी होगी कि घटी होगी कि उतना ही रहा होगा, ना तो उत्पन्न हुआ होगा ना तो नष्ट हुआ होगा। मतलब ना तो हमारी कलाई करे, ना तो हमारी कमाई प्लस में हुई होगी, ना ही हमारी कमाई घाटा में गई होगी। समझ रहे हैं। हमको पिताजी 1000 रुपया दिए, कहें कि लो 1000 का बिजनेस करो। दिन भर हम लोग काम धाम करके लास्ट में 1000 पिताजी को दे दिए। पिताजी कहें कि ना तो ये घाटा लगाया ना तो पैसा का ही नाफा लाया, ये तो भैया स्थिर पैसा लेके दे दिया। इसका मतलब ये तो भाई साहब ऐसा व्यक्ति है कि ये आवेश का संरक्षण सिद्धांत है, पैसा तो सुरक्षित लाके दे दिया। तो ये कहने का मतलब है, यानी आवेश जो होता है बाहर से नहीं आता है, उस निकाय में, उस सिस्टम में बाहर से आवेश नहीं गया है, इसी के अंदरे में आपस में फेरबदल किया है, और ना ही कोई इसको बाहर निकाल सकता है। समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब यही है, कोई दूसरे मंगल ग्रह से आवेश ही नहीं है पृथ्वी पर। पूरा पृथ्वी हमारी क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, एक बंद निकाय है। तो बहुत बात इस पे बताएं, हम जिस धरती पे रहते हैं, जब से ये धरती बनी है पृथ्वी, ये क्या है खुद में, ये खुद में एक सिस्टम है, एक बंद निकाय है। इस बंद निकाय का जितने भी आवेश है वो क्या है सर, स्थिर है। समझ गए। ये हमारा पृथ्वी भी एक बंद निकाय की तरह काम कर रही है। तो आई होप कि आप लोग को ये बात थोड़ा बहुत तो समझ में आई होगी, बाकी तो हमको पता है वे किया है, कितना समझ में आना नहीं आना बड़ी खतरनाक बात है। इसीलिए तो कुछ नोट करके यहाँ बातें लिखी जा रही है, समझ लीजिए ये क्या कह रहा है नोट में। देखिए, क्योंकि नोट पे ही तो ज़्यादा ध्यान देते हैं आप लोग, चाहे वो नोट कॉपी का हो या वो नोट पॉकेट का हो। आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का स्थानांतरण होता है, मतलब यहाँ है छूटा है। देखिए एक नई जानकारी यहाँ से मिल गई ना कि आवेश के जो संरक्षण सिद्धांत हुआ, इसमें आवेश जो है स्थानांतरण किया है। स्थानांतरण मतलब इस वाले पदार्थ और इस वाले पदार्थ में, इनमें से एक दूसरे पे आ गया चला गया है, मतलब यहाँ से इस पे आया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब आया तो ये माइनस माइनस हो गया, ये क्या बन गया, प्लस प्लस बन गया। जिसका घर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ना, वो घर क्या में हो जाएगा, प्लस में, और जिसके घरे चल जाएगा वो माइनस में हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन आ गया, समझ रहे हैं, अपना जगह चेंज कर लिया, लेकिन ये मत समझिए कि धरती पर नया आया है, उस पदार्थ में नया आया है, नहीं, उस पदार्थ का घर छोड़ा है। मतलब ये न समझिए कुछ और। आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा सकता है। कोई पूछेगा कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत में क्या, आवेश कहीं जा भी नहीं सकता, घर से निकल के बाहरी जा सकता है, घूम फिर सकता है, खेल सकता है, लेकिन नया आवेश नहीं है, वो वहीं के वहीं पुराने दुनिया के आवेश है आज भी। तो बातें हमें उम्मीद है समझ में आई होगी। और कुछ यहाँ पर इस तरह की जानकारी कि आवेश का जो संरक्षण होता है ना, इसमें आवेश क्या है, स्थिर रहता है, ये बात आप लोग जानिए गए हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत एक सार्वत्रिक सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल थ्योरी है। ये जरूरी नहीं है कि खाली हमारे ही ग्रह पे लागू है, ये मंगलो ग्रह पर वैसे ही होगा, चंद्रमा उपग्रह पे जाइएगा तो वही जो वैसे ही होगा, ब्रह्मांड के किसी भी कोना में जाइएगा तो ये ऐसा ही आवेश के साथ कहानी बनती है। तो ये रहा हमारे आवेश का संरक्षण सिद्धांत, और आज ही इस क्लास में हम लोग पढ़े आवेश का गुण। तो इस क्लास के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आ रही है कि टोटली बाउंस ही कर गया है, बताइएगा भैया। हम और मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि और बेटर आपको समझाएं, है कि नहीं। तो चलिए मिलेंगे आप सभी से आने वाले अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।